अध्याय 0361 जन आक्रोश। अनुवादक ऐश। संपादित फिंगरफॉक्स। अध्याय 18/30। वू कियान को भी सटीक जानकारी नहीं थी। युन शियादाओ और झू रोंग ने उसे चेन जियांग को जल्दी लाने के लिए कहा। चेन जियांग वू कियान के पीछे पीछे राजा मार्शल प्रांगण में पहुंचा, जहां केवल युन शियादाओ और उसका समूह मौजूद था। वू काइमिंग और गू डोंगचेन दोनों यहाँ नहीं थे। एक कमरे के अंदर पीले रंग के चेहरे वाले याओ हाइशिंग बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनकी सांसें बहुत कमजोर थीं, जाहिर था कि उन्हें कोई गंभीर चोट लगी थी। याओ हाइशिंग की ऐसी उपस्थिति देखकर चेन जियांग ने तुरंत नर्क आत्मा घास का एक टुकड़ा निकाला और उसे याओ हाइशिंग के मुंह में डाल दिया। हालांकि याओ हाइशिंग एक कीमियागर था, फिर भी उसी स्तर पर उसे कमजोर प्रतिद्वंद्वी नहीं माना जा सकता था। ऐसी गंभीर चोटें तभी संभव थीं जब उसे कई लोगों ने घेर लिया हो या किसी बहुत ताकतवर व्यक्ति ने तब तक पीटा हो जब तक वह घायल न हो जाए। क्या तुमने इसकी सूचना बड़ों को दी? चेन जियांग ने पूछा। हमने किया, उन्होंने हमें बस कुछ डैन दिए, लेकिन उन बुजुर्गों ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। युन शियादाओ पूरी तरह से गुस्से में दिख रहा था। झू रोंग ने व्यंग्य किया। किसने सोचा था कि हमारे चरम मार्शल संप्रदाय के बुजुर्ग वास्तव में इतने निकम्मे होंगे। वे उन चंद लोगों से इतने डरे हुए थे जो सच्चे मार्शल क्षेत्र के 7वें स्तर पर थे कि उनके सामने पादने की भी हिम्मत नहीं हुई। कमबख्त, वे लोग मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। ये ठीक है कि उन्होंने पादने की भी हिम्मत नहीं की, लेकिन जब हम जाने की योजना बना रहे थे तो उन्होंने हमें रोक भी दिया। राजा मार्शल प्रांगण में हाओ डोंगकिंग और याओ हाइशिंग युवा शिष्यों के लिए एल्डर थे। हालांकि वे युन शियादाओ और समूह के साथ घुल मिल गए थे और एक दूसरे से बहुत परिचित थे। लियान मिंगडोंग ने कहा, चाचा हाओ को दोषी ठहराया गया और एल्डर्स ने उन्हें ले लिया। अगर यह एल्डर वू होता तो वह ऐसा काम बिल्कुल नहीं करता। वू काइमिंग जियाओ चाओ को स्वास्थ्य लाभ के लिए ले गए थे। उन्हें ये भी नहीं पता था कि वह कहाँ हैं। जहाँ तक गू डोंगचेन की बात है, वह जियाओ जिलियांग के साथ कुछ जरूरी बातें कर रहे थे। एल्डर डैन के बारे में बताने की जरूरत ही नहीं थी, भगवान ही जाने वह कहाँ थीं। चेन जियांग ने भी उन्हें बहुत समय से नहीं देखा था। मुझे ठीक ठीक बताओ कि क्या हुआ? चेन जियांग ने थोड़ी राहत की सांस ली। वह जानता था कि याओ हैशिंग को घायल करने वाले लोग असाधारण थे, वरना चरम मार्शल संप्रदाय के वरिष्ठ उनसे इतना भयभीत नहीं होते। अंकल याओ जाग गए हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, जू वेलोंग ने कहा। याओ हैशिंग ने महसूस किया कि उसका शरीर आश्चर्यजनक गति से ठीक हो रहा है। जब उसने देखा कि चेन जियांग यहाँ है तो वह तुरंत समझ गया कि चेन जियांग ने ही उसे नर्क स्पिरिट ग्रास दी होगी। गुरुजी, याओ हाइशिंग कृतज्ञतापूर्वक चिल्लाया। बताओ किसने तुम्हें पीटा और क्या हुआ? चेन जियांग ने पूछा। उसका चेहरा एकदम शांत था, लेकिन जो लोग उसे जानते थे वे सब जानते थे कि वह अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में था। यही वो समय था जब वो बेपरवाह था। इस हालत में तो वो दुनिया के खिलाफ जाने की भी हिम्मत कर सकता था। याओ हैशिंग ने एक लंबी आह भरी। वे सुनहरे वस्त्र पहने 7 लोगों का एक समूह थे। वे बेहद ताकतवर और बेहद घमंडी भी थे। ट्रेडिंग स्क्वायर में मुझे एक स्पिरिट जड़ी बूटी मिली जो काले पत्थर की तरह दिखती थी। काली लकड़ी, एक स्पिरिट जड़ी बूटी जिसका इस्तेमाल उच्च श्रेणी के गहन स्तर के डैन को परिष्कृत करने के लिए किया जाता है। ये बहुत कीमती है, चेन जियांग ने कहा। स्पिरिट जड़ी बूटियों के बारे में उनका ज्ञान बहुत व्यापक था। व्यापार चौक एक ऐसी जगह थी जहां विभिन्न स्थानों से लोग आकर अपनी दुकानें लगाते थे। बहुत से लोग इस जगह पर जाना पसंद करते थे। कभी कभी यदि किसी का भाग्य अच्छा हो तो वह बहुत कम पैसे खर्च करके कोई बहुत ही कीमती वस्तु पा सकता था। इसमें कोई संदेह नहीं कि याओ हाइशिंग ने ब्लैकवुड को ढूंढ लिया। हाँ, मेरी काली लकड़ी कम से कम 30 मिलियन क्रिस्टल पत्थरों में बिक सकती है। शिक्षक को इसकी कीमत पता होनी चाहिए। चेन जियांग ने सिर हिलाया। काली लकड़ी एक बहुत ही अनोखी लकड़ी थी। इसका उपयोग आध्यात्मिक जड़ी बूटी के रूप में या मन को शांत करने वाले उपकरण बनाने में किया जा सकता था। इसके अलावा उच्च श्रेणी के गहन स्तर के दान का निर्माण करते समय भट्टी में चावल के दाने के बराबर काली लकड़ी डालने से ही दिव्य चेतना को बढ़ावा मिलता था। यह अविश्वसनीय रूप से कीमती थी। जब मैं ब्लैकवुड खरीदने के बाद एक एक्सट्रीम मैरिटल सेक्ट के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो मुझ पर सोने के वस्त्र पहने 7 लोगों ने हमला कर दिया। कुछ ही समय में उन्होंने मुझे इतना पीटा कि मुझे गंभीर चोटें आईं। जब तक कुछ एल्डर्स, जियादाओ और समूह वहां पहुंचे, मैं बेहोश हो चुका था। ब्लैकवुड को लूटने के लिए उन्होंने इतने सारे एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के शिष्यों के सामने ऐसा किया। उन्होंने सीधे मेरी स्टोरेज थैली छीन ली। याओ हाइशिंग बेहद गुस्से में था। उसने फ्यूटन को कसकर पकड़ लिया। युन शियादाओ, झू रोंग और अन्य सभी लोग भी क्रोधित थे। बॉस, चलो उन कमीनों को पीटते हैं जिन्होंने अंकल याओ को घायल किया है, वरना मैं ताकतवर क्यों बन गया? गुस्से से कहते हुए लेई जियंगलिन के माथे पर नीली नसें उभर आई थीं। बड़े भाई चेन, चलो। उन लोगों की पृष्ठभूमि चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे को तैसा, हमें अंकल याओ का सामान लूटना होगा। यूं शियादाओ ने तलवार निकाली और उसकी मूठ को कसकर पकड़ लिया। आमतौर पर झू रोंग डरपोक था, लेकिन अब उसने भी कोई कमजोरी नहीं दिखाई। न केवल हमें इसे वापस लूटना होगा, बल्कि हमें उन्हें जमीन पर पटकना भी होगा। मैं भी जाऊंगी, वू कियान ने कहा। आमतौर पर वह उनके साथ घुलती मिलती रहती थी, उसकी भी भावनाएं थीं, वह यूं ही बैठकर नहीं देख सकती थी। जू वेलोंग, लेई जोंग, लियान मिंगडोंग, सभी ने एक के बाद एक सिर हिलाया। अगर उस समय हम सब यहाँ होते तो हम अंकल याओ को बचा सकते थे, लेकिन हमें कुछ बुजुर्गों ने रोक दिया। जू वेलोंग की आवाज अतुलनीय रूप से ठंडी थी। यही कारण था कि हर कोई इतना क्रोधित था।
ठीक है, चलो चलें। चेन जियांग मंद मंद मुस्कुराया, उसकी आंखों में निर्दयता की झलक दिखाई दी। याओ हाइशेंग बहुत भावुक हो गए। वह नहीं चाहते थे कि चेन जियांग और उनका समूह कोई जोखिम उठाए, क्योंकि उन लोगों की पृष्ठभूमि रहस्यमय और शक्तिशाली थी, वरना चरम मार्शल संप्रदाय के कई बुजुर्ग उनसे क्यों डरते। हालांकि याओ हैशिंग ने जो कुछ भी कहा, चेन जियांग और उसके साथियों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे कमरे से बाहर निकल गए और दरवाजा बंद कर लिया। जब वे आंगन में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी शियाओ चोउ को अपने साथ ला रहा था। बड़े वू, चेन जियांग मन ही मन बहुत खुश हुआ। अगर जियाओ चोउ, ये छोटा सा राक्षस उनके समूह में शामिल हो जाए तो स्वाभाविक रूप से उसे किसी भी चीज का डर नहीं रहेगा। उसने कहा था कि उसे किसी जरूरी मामले पर चर्चा के लिए डीन से मिलना है, इसलिए उसने इस बूढ़े आदमी को उसे यहाँ लाने के लिए कहा। जियाओ चाओ ने चेन जियांग की ओर देखा और सम्मानपूर्वक कहा। अब तो वह चेन जियांग के सामने प्रशंसा से झुक भी जाता। बूढ़े आदमी के जाने के बाद चेन जियांग ने गंभीर स्वर में कहा, छोटे बदमाश, तुम्हारा बड़ा भाई उस कमरे में पड़ा है। कुछ लोगों ने उसका सामान चुरा लिया है और उसे गंभीर रूप से घायल भी कर दिया है। तुम्हें क्या लगता है हमें उनसे कैसे निपटना चाहिए? शियाओ चाओ बिल्कुल भी मूर्ख नहीं था। चेन जियांग के पीछे खड़े सभी लोगों के चेहरे के भाव देखकर वह समझ गया था कि चेन जियांग एक बड़ी लड़ाई लड़ने वाला है और शियाओ चाओ को लड़ाई झगड़ा बहुत पसंद था, इसलिए वह निश्चित रूप से इस रणनीति का समर्थन करेगा। इसके बारे में क्या? उन्होंने मेरे बड़े भाई के साथ जो कुछ भी किया, हमें भी वैसा ही करना चाहिए। गुरुजी, मुझे भी शामिल कर लीजिए। मैं अपनी चोटों से लगभग ठीक हो गया हूँ। जियाओ चाओ का चेहरा निर्दयता से भर गया। केवल अब चेन जियांग ने देखा कि जियो चोउ की ऊंची चोटी गायब थी और इसके बजाय वह पूरी तरह से गंजा हो गया था। तुम्हारे बालों को क्या हुआ? क्या एल्डर वू ने तुम्हारे बाल मुंडवा दिए? चेन जियांग ने उसके छोटे से गंजे सिर को सहलाया। उसने कहा कि मेरी चोटी बहुत ज्यादा बड़ी है। उसने मुझे उसे मुंडवाने पर मजबूर कर दिया। जियाओ चाओ ने होंठ फुलाए। जाहिर है यह उसकी मर्जी के खिलाफ हुआ था। चेन जियांग ने मन ही मन उस बूढ़े गंजे वू कैमिंग को तुच्छ जाना। उसने अप्रत्याशित रूप से उस प्यारी ऊंची चोटी को हटा दिया। जियाओ चाओ के आगमन को देखकर युन जियादाओ और उनका समूह और भी उत्साहित हो गया। उसने उन्हें और भी साहसी बना दिया। हालांकि उन्हें ये भी पता था कि उन्हें लड़ाई का मौका नहीं मिलेगा। शायद जियाओ चाओ अकेले ही सब कुछ सुलझा लेगा। चलो चलें। चेन जियांग सबके साथ राजा मार्शल प्रांगण से बाहर निकल गया। याओ हाइशेंग के घायल होने के बाद झू रोंग ने तुरंत उनके रहने की जगह की जांच शुरू कर दी और शहर में उनके रहने के कमरे का पता लगा लिया। जब वे चरम मार्शल संप्रदाय के प्रवेश द्वार से बाहर निकलने ही वाले थे, अचानक 4 बूढ़े आदमी उड़ते हुए आए। वे सभी चरम मार्शल संप्रदाय के बुजुर्ग थे। चेन जियांग तुरंत समझ गया कि ये वही बुजुर्ग होंगे जिन्होंने युन शियादाओ और उनके समूह को रोका था। तुम उन लोगों को परेशान नहीं कर सकते, एक बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में कहा। चेन जियांग यहाँ होता भी तो भी वह उसे नजरों में नहीं रखता था। अध्याय 0362 गुरु और शिष्य एक साथ। गुरु और शिष्य एक साथ। अनुवादक ऐश। संपादित फिंगरफॉक्स। 19/30वां अध्याय। चेन जियांग मन ही मन बहुत क्रोधित था। अगर उस समय इन बुजुर्गों ने समूह को नहीं रोका होता तो शायद याओ हाइशेंग का सामान चोरी न होता। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि इन बुजुर्गों की याओ हाइशेंग के लुटेरों से मिली भगत थी, वरना याओ हाइशेंग इतनी गंभीर रूप से घायल क्यों होते? चेन जियांग को ये बुजुर्ग अपरिचित लगे। उसने इन्हें पहले कभी नहीं देखा था। उनके घमंडी व्यवहार को देखकर चेन जियांग को और भी अजीब लगा। आखिर ये बुजुर्ग तो केवल 9वें स्तर के ही थे। उसे आश्चर्य हुआ कि उन्होंने उसे और शियाओ चाओ को जरा भी महत्व नहीं दिया। चेन जियांग ट्रू मार्शल दायरे के 7वें स्तर पर था। यदि वह अपनी पूरी ताकत के साथ साथ एजियो ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड का भी इस्तेमाल करता तो उसे ट्रू मार्शल दायरे के किसी भी 9वें स्तर के मार्शल आर्टिस्ट का सामना करने में जरा भी डर नहीं था। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने याओ हाइशेंग को क्यों नहीं बचाया? न सिर्फ आपने उसे बचाया नहीं, बल्कि उसे बचाने वाले उसके दोस्तों को भी रोकने की हिम्मत की। आप क्या सोच रहे थे? एक बुजुर्ग होने के नाते आपने अपने ही संप्रदाय के शिष्य को दूसरों के हाथों लूटते हुए देखा और उसे गंभीर रूप से घायल भी होने दिया। चेन जियांग ने अपनी मुठियां भींच लीं। उसके शरीर में छिपी सच्ची ची अचानक उमड़ने लगी। वह गुस्से से भर गया, क्योंकि वे पवित्र प्रकाश मंदिर के अनुयायी हैं। क्या आपने कभी पवित्र प्रकाश मंदिर के बारे में सुना है? हम इस तरह के शक्तिशाली प्रभाव को बिल्कुल भी ठेस नहीं पहुंचा सकते, इसीलिए बकवास। अगर यह डीन होता तो जिन लोगों ने याओ हैशिंग को पीटा था उनका पहले ही सफाया हो चुका होता, चाहे वे कितने भी ताकतवर क्यों न हों, क्योंकि उन्होंने मेरे चरम मार्शल संप्रदाय के शिष्य को चरम मार्शल संप्रदाय के सामने लूटने की हिम्मत की। मेरे चरम मार्शल संप्रदाय को उन्हें इसकी कीमत चुकाने में संकोच नहीं करना चाहिए। तुम चारों बेकार बदमाश हो जो उस मादरचोद पवित्र प्रकाश मंदिर के नौकरों से ज्यादा कुछ नहीं हो। तुम चरम मार्शल संप्रदाय के सदस्य होने के लायक नहीं हो। तुम कमबख्त बुजुर्ग हो। मैं थूकता हूँ। चेन जियांग ने गुस्से में गाली दी। इस समय यू शियादाओ और समूह बहुत खुश महसूस कर रहे थे, जबकि शियाओ चोउ भी लड़ने की तैयारी कर रहा था। चलो चलें। मुझे ये देखकर शर्म आती है कि मेरे चरम मार्शल संप्रदाय में ऐसे काया बुजुर्ग हैं। चेन जियांग ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए प्रवेश द्वार की ओर चलना जारी रखा। इस समय सू मेयाओ ने कहा, अगर मुझे ठीक से याद है तो पवित्र प्रकाश मंदिर पूर्वी समुद्र में शक्तिशाली प्रभावों में से एक प्रतीत होता है। मुझे लगता है कि उनकी मुख्य भूमि को पवित्र प्रकाश महाद्वीप कहा जाता था।
ये चेनवू मुख्य भूमि से 10 गुना बड़ा है। अफवाह है कि 3 लोगों के पिछले महान युद्ध के दौरान एक प्रभाव था जिसने राक्षसों और शैतानों को पीछे हटने के लिए जोश से लड़ाई लड़ी थी, इसीलिए इसका नाम बदलकर पवित्र प्रकाश मंदिर रखा गया था। मुझे याद नहीं है कि इसे क्या कहा जाता था। जो भी हो, उन्होंने मेरे प्रशिक्षु को पीटा है, मैं उन्हें इसकी सजा दूंगा। चेन जियांग ने बाकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और उसे अपने दिमाग के पीछे फेंक दिया। बाई यूयू ने आगे कहा, चूंकि पवित्र प्रकाश मंदिर वाले यहाँ हैं, इसलिए बहुत संभव है कि चरम मार्शल संप्रदाय को अलग थलग करने के पीछे उनका ही हाथ हो। क्या तुम्हारे गुरु ने नहीं कहा था कि यह उन कमीनों का ही काम होगा? पूर्वी समुद्र में पवित्र प्रकाश धर्म काफी शक्तिशाली और समृद्ध है। उनकी कोई महत्वाकांक्षा न होना असंभव है। हो सकता है पवित्र प्रकाश धर्म ने पहले ही अन्य मुख्य भूमियों को अपने अधीन कर लिया हो। हालांकि चेनवू मुख्य भूमि को हथियाना इतना आसान नहीं है। चेन जियांग की भौहें आपस में गुंथ गईं और उसके माथे पर शिकन आ गई। उसे पता था कि जरूर कोई साजिश होगी, लेकिन उसे क्या पता था कि असल में पवित्र प्रकाश धर्म ही इस सब के पीछे है। चेन जियांग, युवा पीढ़ी में तुम वाकई बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन तुम्हें इतना घमंडी नहीं होना चाहिए। तुम तो हमारे आदेशों को सुनने की भी हिम्मत नहीं करते और हमें गाली देने की भी हिम्मत करते हो। एक बुजुर्ग व्यक्ति चेन जियांग के सामने प्रकट हुए। भाड़ में जाओ मेरे रास्ते से। दूसरे का प्रभाव चाहे कितना भी हो, तुम्हें अपने ही शिष्यों को अपने ही संप्रदाय के सामने लूटे जाते हुए नहीं देखना चाहिए। तू कमीना, तूने तो उन लोगों को भी रोक दिया जो उसे बचाने की योजना बना रहे थे। तू उन्हें याओ हेशिंग को लूटने देना चाहता था। तो क्या हुआ अगर मैंने तुझे श्राप दिया? लगता है तू पवित्र प्रकाश मंदिर के सामने अपनी पूंछ हिलाने के लिए बेताब है। चेन जियांग एक बार फिर गाली देने लगा। वहीं रुक जाओ, एक बुजुर्ग ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा और एक मुरझाई हुई बूढ़ी बांह चेन जियांग की ओर बढ़ी। चेन जियांग क्रोधित होकर दहाड़ा। उसका क्रोध भड़क उठा और उसकी विनाशकारी ऊर्जा आकाश और पृथ्वी पर फैल गई। एक नीली रोशनी चमकी और अचानक उसके हाथ में नीला ड्रैगन वध करने वाली शैतानी तलवार प्रकट हुई और बिजली की गति से उसने उस बूढ़े आदमी की फैली हुई भुजा को काट डाला। जियाओ चाओ, हमला करो, इन कमीनों को अपंग बना दो। चेन जियांग ने गुस्से से कहा। उसके पूरे शरीर से वध की भावनाएं फूट पड़ीं। उसके मन में दबा हुआ सारा गुस्सा पहले ही फूट पड़ा जब उसने सोचा कि इन बुजुर्गों ने जानबूझकर याओ हाइशेंग को लूटने दिया, जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके दिल का गुस्सा अनगिनत ज्वालामुखियों की तरह फूट पड़ा। उसका गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया था। चेन जियांग का आदेश सुनते ही उसके अंदर की जागृत शक्ति भी फूट पड़ी। उसके शरीर का रक्त उबल रहा था। वह चेन जियांग के क्रोध को महसूस कर सकता था। चारों बुजुर्गों को उम्मीद नहीं थी कि चेन जियांग इतना दुस्साहसी होगा। उसने उनका विरोध करने की भी हिम्मत की। उन्हें ये भी नहीं पता था कि चेन जियांग का गुरु हुआंग जिनतियन था, या उसने अकेले ही कितने निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को मार डाला था, या गु डोंगचेन और वू काइमिंग को चेन जियांग को मार्शल अंकल कहना पड़ता था, वरना वे भी चेन जियांग को नीची नजर से नहीं देखते। चेन जियांग की दोनों आंखें रक्त लाल हो गईं, मानो रक्त लाल लपटों के दो समूह जल रहे हों। उसके हाथ में नीला ड्रैगन वध करने वाला शैतानी ब्लेड और भी ज्यादा प्रचंड आभा के साथ फूट पड़ा, जिससे चारों बुजुर्ग सिहर उठे। चेन जियांग द्वारा एल्डर का हाथ काट दिए जाने के बाद उसे पहले तो असहनीय दर्द हुआ, फिर वह सदमे में आ गया। उसने देखा कि चेन जियांग ने अत्याचारी आभा से भरपूर उस विशाल ब्लेड को उसकी ओर लहराया। चेन जियांग ने पर्याप्त शक्ति का प्रयोग किया था। उसने नीला ड्रैगन वध करने वाले शैतानी ब्लेड में 5 तत्वों ब्रह्मांडीय सच्ची क्यूई का संचार किया। उस विशाल ब्लेड बॉडी से उसने बेरहमी से उस बुजुर्ग के गाल पर थप्पड़ मारा। चेन जियांग की शक्ति के प्रस्फुटित होने पर चरम मार्शल संप्रदाय का आधा हिस्सा बुरी तरह कांप उठा। चेन जियांग के ब्लेड से वज्र जैसी गति से एल्डर का गाल फट गया और उसका पूरा शरीर उड़कर दूर एक मोटी दीवार से टकरा गया। वह मरा या जिंदा ये पता नहीं चल पाया। चेन जियांग के तलवार लहराते ही जियाओ चाओ भी झपटा। उसके बाद एक बच्चे जैसी दहाड़ हुई और उसके शरीर से एक भयानक शक्ति तूफान की तरह फूट पड़ी। जियाओ चाओ से निकली ऊर्जा तरंगों से उसके आसपास की ईंटें चकनाचूर हो गईं। उसकी मुठियों ने एक बुजुर्ग के चेहरे पर जोर से मुक्का मारा। इसके तुरंत बाद उसने अपनी मुठियां मारी। एक पल में उसने कई दर्जन मुक्के मारे जो एल्डर के शरीर पर पड़े और चटकने जैसी आवाज आए। जाहिर था उसकी हड्डियां टूट गई थीं। जियाओ चाओ की शक्ति जागृत होने के बाद वह सच्चे मार्शल क्षेत्र के 7वें स्तर पर पहुंच गया था। अगर एक सामान्य 9वें स्तर के सच्चे मार्शल क्षेत्र ने कोई तैयारी नहीं की होती तो उसे निश्चित रूप से पीटा जाता और गंभीर रूप से घायल कर दिया जाता। एक क्षण में ही जियो चोव ने कई दर्जन बार मुक्का मारा और एल्डर की हड्डियां तोड़ दी। एल्डर चोटों से खून उगलने लगा। तू एक और एल्डर भयभीत था। वे अभी विदेश यात्रा से एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में लौटे थे। चूंकि वे लंबे समय तक एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में रहे थे, इसलिए उन्हें एल्डर बना दिया गया। अपनी वृद्धावस्था के कारण वे आमतौर पर कुछ भी नहीं कर पाते थे। बाद में वे पवित्र प्रकाश महाद्वीप चले गए। चूंकि उन्होंने बहुत लंबे समय तक पवित्र प्रकाश मंदिर के शिष्यों के साथ मेलजोल किया था, इसलिए धीरे धीरे उन्हें एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट से चिढ़ होने लगी। उन्होंने एक्सट्रीम स्टेट में प्रवेश न कर पाने का दोष एक्सट्रीम मैरिटल सेक्ट पर मढ़ा। उन्हें लगा कि चूंकि वे वरिष्ठ हैं, इसलिए चरम मार्शल संप्रदाय उन्हें दोष नहीं देगा। इसके अलावा वे पवित्र प्रकाश मंदिर से बहुत भयभीत थे और चरम मार्शल संप्रदाय के प्रति उनके मन में घृणा भी थी। इसीलिए याओ हेशिंग के गंभीर रूप से घायल होने की ऐसी घटना घटी। चेन जियांग और शियाओ चाओ ने एक साथ और बिना किसी बाधा के कार्रवाई की। नतीजतन उन्होंने काफी हलचल मचा दी थी।
पूरा चरम मार्शल संप्रदाय शक्ति के विस्फोट से हिल गया था। महज कुछ ही सेकंड में चेन जियांग और शियाओ चाओ ने दोनों बुजुर्गों को बुरी तरह हरा दिया। उनकी इस ताकत को देखकर न सिर्फ बचे हुए दोनों बुजुर्ग भयभीत हो गए, बल्कि युन शियादाओ और उनके साथी भी हैरान रह गए। ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने चेन जियांग को किसी ताकतवर आदमी पर कहर बरपाते देखा था, लेकिन हर बार उन्हें इसी तरह का सदमा लगता था। जियाओ चाओ भी उसके साथ था। इस तरह के चौंकाने वाले दृश्य से उनकी रूह कांप जाती थी। अध्याय 0363 पवित्र प्रकाश मंदिर। पवित्र प्रकाश मंदिर। अनुवादक ऐश। संपादित फिंगरफॉक्स। 20/30वां अध्याय। ये कृतघ्न लोग हैं, चेन जियांग ने व्यंग्य करते हुए कहा और दोनों बुजुर्गों की ओर चलने लगा। जैसे ही वे उनकी पहुंच में आए, जियाओ चाओ के शरीर से एक सफेद चमक निकली। उसका शरीर प्रकाश के एक तीर की तरह था जो दोनों बुजुर्गों पर टूट पड़ा। जैसे ही उसकी मुट्ठियों ने एक एक मुक्का मारा, उसकी छोटी छोटी मुट्ठियों से दो सफेद रोशनी निकली और सफेद रोशनी के दो विशाल छल्लों में तब्दील होकर दोनों बुजुर्गों पर गिर पड़ी। चाहे गति हो या ताकत, जियाओ चाओ ने चेन जियांग को हैरान कर दिया था। उसने सोचा कि मौजूदा जियाओ चाओ बहुत शक्तिशाली है और अगर वह अपनी पूरी शक्ति भी लगा दे तो भी उसके लिए जियाओ चाओ को फिर से हराना मुश्किल हो सकता है। जियाओ चाओ के घूंसे वाकई बहुत जोरदार थे। उसके मुक्के मारने के बाद न सिर्फ दोनों एल्डर्स उछलकर बाहर आ गए, बल्कि मुक्के के जोर से जमीन भी फट गई, जिससे दो गड्ढे बन गए। चारों एल्डर्स सच्चे मार्शल क्षेत्र के 9वें स्तर पर थे, फिर भी चेन जियांग और शियाओ चाओ ने उनसे बड़ी आसानी से निपट लिया था। उनकी ताकत देखकर जू रोंग और समूह मन ही मन चौंक गए। वे बस कार्रवाई करना चाहते थे, तभी चारों एल्डर्स जमीन पर गिर पड़े। क्या हुआ? ये गू डोंगचेन की आवाज थी। हालांकि वह चरम मार्शल रहस्यमय क्षेत्र के अंदर था, फिर भी उसका ध्यान बाहरी परिस्थितियों पर था। इतनी बड़ी निरंतर गड़बड़ी की तो बात ही छोड़िए। गू डोंगचेन, वू काइमिंग और जियो जिलियांग एक साथ चेन जियांग और समूह के सामने पहुंचे और चेन जियांग और जियो चोल द्वारा मचाई गई तबाही को देखा। क्या यहाँ लड़ाई हुई थी? गू डोंगचेन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। उसने देखा कि जमीन पर खून के धब्बे बिखरे हुए थे, यहाँ तक कि एक हाथ भी पड़ा हुआ था। जहाँ तक चारों एल्डर्स की बात है, वे चेन जियांग और शियाओ चाओ के हमले से बचकर कहीं दूर उड़ गए थे। वू काइमिंग ने अचानक गायब होने से पहले इधर उधर देखा। कुछ ही सेकंड में उसने चार बूढ़े लोगों को दर्द से कराहते हुए जमीन पर पटक दिया था। गू डोंगचेन ने जमीन पर लेटे चारों बुजुर्गों को देखा और एक बार फिर युन शियादाओ और उनके समूह के साथ चेन शियांग पर नजर डाली। वह समझ नहीं पा रहा था कि चेन शियांग ने इन चारों बुजुर्गों से क्यों झगड़ा किया, और देखने से लग रहा था कि चेन शियांग बहुत गुस्से में था। उसने पहली बार चेन शियांग को इतना गुस्से में देखा था। हुन्फ। चेन जियांग ने जमीन पर कराहते चारों बूढ़ों को देखा और गुस्से से खर्राटे लिए। फिर उसने याओ हाइशेंग के बारे में एक एक करके सारी बातें गू डोंगचेन और बाकियों को बता दी। गू डोंगचेन, वू काइमिंग और शियाओ जिलियांग के चेहरे पर गंभीर भाव उभर आए, जबकि गू डोंगचेन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। जानलेवा आभा से भरी आंखों से उसने जमीन पर पड़े चारों बुजुर्गों को देखा। ये देखकर कि गू डोंगचेन इतना क्रोधित था, चारों बुजुर्ग कांप उठे। मैंने तुम्हारे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया, बल्कि तुम्हें एल्डर भी बनाया। मुझे इस बात का अफसोस भी है कि तुम कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाए, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि गलती तुम्हारी ही है। मैंने तुम सबको एल्डर बनाया, यहाँ तक कि बिना कुछ किए तुम्हें एल्डर के उदार लाभ भी दिए। क्या यह अभी भी काफी नहीं था? तुमने मेरे चरम मार्शल संप्रदाय के शिष्य के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? गू डोंगचेन ने ठंडे स्वर में कहा। डीन, हम केवल बड़ी तस्वीर के बारे में सोच रहे थे और पवित्र प्रकाश मंदिर को भड़काना नहीं चाहते थे। बकवास। मुझे लगता है कि तुम पवित्र प्रकाश मंदिर को खुश करने के लिए इस छोटी सी हरकत का इस्तेमाल करना चाहते थे ताकि तुम पवित्र प्रकाश मंदिर में प्रवेश कर सको। तुम पवित्र प्रकाश मंदिर को भड़काना नहीं चाहते तो फिर चरम मार्शल संप्रदाय के शिष्य का क्या होगा? उसे बिना किसी वजह के क्यों लूटा जाए या गंभीर रूप से घायल क्यों किया जाए? मेरे चरम मार्शल संप्रदाय की गरिमा का क्या होगा? गू डोंगचेन जितना ज्यादा बोलता गया, उतना ही उसे गुस्सा आता गया। उसकी आवाज गुस्से से भरी हुई थी, उसके चेहरे के भाव गुस्से से विकृत हो गए थे। इसके अलावा तुमने उसे चरम मार्शल संप्रदाय के प्रवेश द्वार के सामने अन्य संप्रदाय के शिष्यों द्वारा लूटे जाने और घायल होने दिया। दफा हो जाओ। गू डोंगचेन गुस्से से दहाड़ा और अपना हाथ हिलाते हुए चारों वरिष्ठों को दूर धकेल दिया, जो क्षितिज में गायब हो गए। चरम मार्शल संप्रदाय के नियमों के अनुसार उन्हें वहीं पर फांसी दे दी जानी चाहिए, लेकिन चरम मार्शल संप्रदाय में उनके योगदान को देखते हुए मैंने उन्हें एक नया आयाम देने का मौका दिया और उन्हें चरम मार्शल संप्रदाय से निष्कासित कर दिया। गू डोंगचेन को गुस्सा भी आया तो भी उसे कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन उसे लगा कि पूरे चरम मार्शल संप्रदाय को करारा तमाचा मारा गया है। छोटे गू, क्या तुम सचमुच पवित्र प्रकाश मंदिर के खिलाफ जाना चाहते हो? जियो जिलियांग ने पूछा। चेन जियांग को अब एहसास हुआ कि गू डोंगचेन और वू काइमिंग पवित्र प्रकाश मंदिर की साजिश से वाकिफ थे। चेन जियांग ने व्यंग्य किया, पवित्र प्रकाश मंदिर पूर्वी सागर को एकीकृत करना चाहता है। क्या आप आराम से बैठकर उन्हें ऐसा करते देखेंगे? मुझे पता है कि उनके शासन में हम उनके इशारे पर इधर उधर दौड़ने वाले कुत्तों से ज्यादा कुछ नहीं होंगे। चेन जियांग की बात सुनकर गू डोंगचेन, वू काइमिंग और शियाओ जिलियांग सभी अवाक रह गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि चेन जियांग को ये सब कैसे पता था। उन्हें भी लगा कि चेन जियांग सही था। वे पवित्र प्रकाश मंदिर की महत्वाकांक्षा से लंबे समय से वाकिफ थे।
तुम्हें किसने बताया? गु डोंगचेन खुद को पूछे बिना नहीं रह सका। निषिद्ध क्षेत्र। चेन जियांग ने नाक भान सिकोड़ी। हुआंग जिनतियन ने उसे ये कभी नहीं बताया था। ये सब सु मेयाओ और बाई यूयू के विश्लेषण और लियू मैंगर के साथ उसकी बातचीत से निकले कुछ अनुमानों पर आधारित था। गु डोंगचेन और शियाओ जिलियांग के चेहरे के भाव से चेन जियांग को पता चल गया कि उनके अनुमान सच्चाई से बहुत दूर नहीं थे। उस बूढ़े पागल ने क्या कहा? गु डोंगचेन ने दिव्य ज्ञान का उपयोग करते हुए चेन जियांग से पूछा। उन्होंने मुझे तुमसे ये कहने को कहा था कि तुम्हें किसी भी ताकत से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी आस्था के अनुसार काम करना चाहिए। चेन जियांग ने तुरंत जवाब दिया। हुआंग जिनतियन ने सचमुच ऐसा ही कहा था। गु डोंगचेन ने जियाओ जिलियांग की ओर देखा और सिर हिलाकर सहमति जताई। फिर कहा, एल्डवू, हम इन छोटे बदमाशों के साथ निकलेंगे और उन पवित्र प्रकाश मंदिर के लोगों की तलाश करेंगे। अगर हालात बदतर हुए तो हम कार्रवाई करेंगे। जियो जिलियांग ने बड़बड़ाते हुए कहा, मैं इस पागलपन भरे प्रयास में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मेरे पीछे कोई बूढ़ा पागल नहीं है। मैं फिलहाल पवित्र प्रकाश मंदिर के साथ कोई टकराव नहीं चाहता। जियो जिलियांग अपनी बात खत्म करके चला गया। उसका मुक्त अमर सागर अभी भी बहुत छोटा था और चरम मार्शल संप्रदाय की तरह चीजों को इधर उधर उछालने में सक्षम नहीं था, जिसने अपनी शक्ति का एक बड़ा हिस्सा छुपा रखा था। चलो चलें। मुझे लगता है तुम्हें पता होगा कि वे 7 बदमाश कहाँ हैं। हम उन्हें दिखा देंगे कि हम किस मिट्टी के बने हैं और उन्हें बता देंगे कि हमारा चरम मार्शल संप्रदाय कोई मामूली बात नहीं है। गु डोंगचेन ने अपनी मुठियां भींच लीं और गर्व से कहा। चेन जियांग और समूह बेहद हैरान थे क्योंकि गु डोंगचेन ने न सिर्फ उन्हें रोका नहीं था बल्कि वह उनके साथ शामिल होने की योजना भी बना रहा था। उत्साह उनके सिर चढ़कर बोल रहा था। जहां तक पवित्र प्रकाश मंदिर का सवाल था, युन शियादाओ और उनके समूह को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि उन्होंने चेन जियांग को ये कहते सुना था कि पवित्र प्रकाश मंदिर पूर्वी समुद्र को एकीकृत करना चाहता है। इससे वे अंदाजा लगा सकते थे कि यह किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं मांगा। हालांकि वे गु डोंगचेन और वू काइमिंग के काफी करीबी थे, फिर भी वे इन दोनों दिग्गजों से हमेशा प्रभावित रहे थे। पवित्र प्रकाश मंदिर पवित्र प्रकाश महाद्वीप की शक्तियों में से एक है। संपूर्ण पवित्र प्रकाश महाद्वीप उनके नियंत्रण में है और पवित्र प्रकाश महाद्वीप हमारी चेंगू मुख्य भूमि से 10 गुना बड़ा है। वहाँ के सभी संसाधन पवित्र प्रकाश मंदिर की मुट्ठी में है। चाहे वह दान हो या उपकरण, सभी पवित्र प्रकाश मंदिर द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं। साधना के संसाधन अत्यधिक कीमतों पर बेचे जाते हैं, जिसके कारण वे प्रचुर मात्रा में क्रिस्टल पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं और प्रचुर संसाधनों के अधिकारी हैं। रास्ते में गु डोंगचेन ने चेन जियांग और समूह को पवित्र प्रकाश महाद्वीप के बारे में जानकारी दी। पवित्र प्रकाश महाद्वीप के कई मार्शल कलाकार इतनी जबरदस्त पीड़ा से गुजर रहे हैं जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि आम नागरिक भी इससे अछूते नहीं हैं। और अगर किसी को पवित्र प्रकाश मंदिर द्वारा बहुत सम्मान दिया जाता है तो वह भाग्यशाली है। पवित्र प्रकाश मंदिर ने सभी सच्चे शक्तिशाली मार्शल कलाकारों को बंदी बना लिया है। अगर कोई उनसे असहमत होता है तो पवित्र प्रकाश मंदिर उस मार्शल कलाकार को मारने या उसे पवित्र प्रकाश मुख्य भूमि से बाहर निकालने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाएगा। जब चेन जियांग और उसके साथियों ने ये सुना तो वे गुस्से से लाल हो गए। पवित्र प्रकाश मंदिर अनगिनत लोगों को निचोड़कर मुट्ठी भर लोगों को सारा लाभ पहुंचा रहा था। वे किसी और की कीमत पर साधना कर रहे थे। अगर ऐसा होता तो सारे संसाधन उनके हाथ लग जाते और वे कई शक्तिशाली मार्शल कलाकारों को पाल पोस सकते थे और फिर उन्हीं मार्शल कलाकारों का इस्तेमाल विद्रोह करने वालों को दबाने के लिए कर सकते थे। और पवित्र प्रकाश मंदिर के उन धनाढ्यों को सबसे अधिक लाभ मिल रहा था। अध्याय 0364 खून के बदले खून, खून के बदले खून। हाय दोस्तों, तो मैं पिछले महीने 30 अध्याय पूरे नहीं कर पाया। खैर, अब से हम हर हफ्ते 6 अध्याय प्रकाशित करेंगे। इस महीने मैं धीरे धीरे प्रायोजित अध्यायों को पूरा करने की कोशिश करूंगा। और कृपया मेरा पैट्रियन पेज देखें। इस सप्ताह का 1/6वां अध्याय। अनुवादक ऐश, संपादित बीन स्प्राउट। आनंद लेना। यदि वे पवित्र प्रकाश मंदिर के आगे झुक गए तो शायद पूरा चेंगू मुख्य भूमि भी उनके पद चिन्हों पर चलेगा। पवित्र प्रकाश मंदिर के सत्ताधारी लोगों को हमेशा लगता था कि यह पर्याप्त नहीं है। उन्हें चिंता थी कि उनकी प्रतिष्ठा को खतरा होगा। इसलिए एक ओर उन्होंने पवित्र प्रकाश मंदिर की शक्ति का विकास किया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने विदेशों में कई मुख्य भूमियों में घुसपैठ करके उन पर नियंत्रण कर लिया। बहुत समय पहले से यह उनकी महत्वाकांक्षा थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे इतनी जल्दी पूर्वी सागर के अन्य मुख्य भूमियों पर लगाम लगा देंगे। अगर ऐसा है तो क्या ये पवित्र प्रकाश महाद्वीप के निवासियों के लिए बहुत कठिन नहीं है? क्या ये चलता रहेगा? वू कियान ने पूछा। नहीं, ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। किसी दिन उनका सूरज डूब जाएगा। शैतानी रास्ते के संप्रदाय जैसा कोई भी प्रभाव देर सवेर नष्ट हो जाएगा। इस बार उन्होंने कई शक्तिशाली मुख्य भूमियों को हीरो असेंबली में आने और भाग लेने से रोका था। ये स्पष्ट है कि वे चाहते हैं कि हम अलग थलग महसूस करें। उम्मीद करते हैं कि हम उनके पास शरण लेंगे। वे नहीं चाहते कि पूरे पूर्वी समुद्र में उनकी स्थिति के लिए कोई सेना हो। वू कैमिंग ने कहा। गु डोंगचेन मुस्कुराया। पवित्र प्रकाश मंदिर चरम मार्शल संप्रदाय की तुलना में बहुत बाद में स्थापित किया गया था। हालांकि 1 लाख साल पहले राक्षसों और शैतानों के साथ लड़ाई में उन्होंने पर्याप्त मात्रा में मेधावी सेवा अर्जित की है। इस बार पवित्र प्रकाश मंदिर पहले जैसा नहीं है। गु डोंगचेन के चेहरे पर मुस्कान देखकर चेन जियांग शांत हो गया।
उसे एहसास हुआ कि गु डोंगचेन के पास अभी भी बचने के कुछ रास्ते जरूर होंगे, खासकर जब बात एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट की गुप्त शक्ति की हो, जिसके बारे में जब उसने हुआंग जिनतियन से पूछा तो उसे बस इतना बताया गया कि यह एक रहस्य है जो केवल एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के डीन को ही बताया जा सकता है। चेन जियांग और उनका समूह एक घर के सामने पहुंचा। जियाओ चोउ ने तुरंत आगे बढ़कर दरवाजे पर लात मारी, जिससे पूरा दरवाजा चकनाचूर हो गया। पवित्र प्रकाश मंदिर के दुष्टों, बाहर निकलो और अपनी गलती स्वीकार करने के लिए झुको। जैसे ही चेन जियांग चिल्लाया, उसके मुंह से नीले रंग की सच्ची क्यूई का एक बड़ा ढेर निकला, जिसने द्वार के बचे हुए हिस्से को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। यह एक नंगी सी उकसावे वाली बात थी। जब सड़क पर चल रहे राहगीरों ने चेन जियांग को उत्पात मचाते देखा तो वे तुरंत दूर चले गए, क्योंकि पिछली बार खुशबू शहर में जब चेन जियांग ने शियाओ चाओ से लड़ाई की थी तो उसने पूरे चौक को तहस नहस कर दिया था। उस दृश्य की यादें आज भी उन्हें सता रही थीं। कोई भी फिर से प्रभावित नहीं होना चाहता था। गु डोंगचेन और वू काइमिंग ने एक दूसरे को देखा और फिर अचानक वहां से गायब हो गए। वे दूर कूद गए और सब कुछ घटित होते देखा। अगर वे यहाँ होते तो पवित्र प्रकाश मंदिर जरूर भाग जाता। वे पवित्र प्रकाश मंदिर को सार्वजनिक रूप से सबक सिखाना चाहते थे, जो उनकी मौजूदगी में असंभव हो जाता। इसलिए वे चाहते थे कि चेन जियांग और समूह कार्रवाई करें। युवा मार्शल अंकल, आपको घर नष्ट करने की अनुमति है, लेकिन सिर्फ घर को, बाकी सब आप पर निर्भर है। जब गु डोंगचेन वहां से चला गया तो उसने दिव्य ज्ञान का उपयोग करके चेन जियांग को संदेश प्रेषित किया। अंदर से एक खूबसूरत सुनहरे कपड़े पहने 7 लोग बाहर निकले। हर एक का चेहरा सीधा था, जबकि उसकी आंखों में एक अशुभ चमक थी। वे किसी हत्यारे का आभास दे रहे थे। वे कुछ भी नहीं हैं, बस सच्चे मार्शल क्षेत्र के 6ठे और 7वें स्तर पर हैं। लॉन्ग जुएई ने तिरस्कार से कहा। पवित्र प्रकाश मंदिर के एक शिष्य ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम कौन हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि ऐसा करने की कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी? जैसे ही उस आदमी ने अपनी बात खत्म की, चेन जियांग ने शियाओ चाओ की तरफ देखा। शियाओ चाओ समझ गया कि चेन शियाओ उससे क्या करवाना चाहता है। वह तुरंत झपटा। पलक झपकते ही शियाओ चाओ का बेरहम मुक्का उस आदमी के पेट पर पड़ा। मुक्के के पीछे की ताकत बेहद जबरदस्त थी। जैसे ही उसकी ताकत उस आदमी के शरीर पर पड़ी, उसके अंदर भयंकर आग भड़क उठी, जिससे अंदर की हर चीज नष्ट हो गई। उस आदमी ने तुरंत मुंह भर खून उगल दिया। उसके शरीर को ढंके कपड़े अचानक टुकड़े टुकड़े हो गए और खून, उसके बाद शियाओ चाओ की ताकत उसके शरीर के रोम छिद्रों से बाहर निकल आए। वह आदमी उछलकर एक खंभे से टकरा गया और बेहोश हो गया। ये कहा जा सकता है कि शियाओ चाओ ने नरमी बरती, वरना पूरा घर तहस नहस हो जाता। उसने केवल पवित्र प्रकाश मंदिर के शिष्य को घायल किया और कुछ नहीं। इससे पहले जो चीज तुमने चरम मार्शल संप्रदाय के प्रवेश द्वार के सामने लूटी है, उसकी कीमत तुम्हें अपने खून से चुकानी होगी। चेन जियांग ने अपना हाथ उसकी पीठ के पीछे रखा हुआ था। जियाओ चाओ काफी ताकतवर था, उसे इसमें दखल देने की जरूरत ही नहीं थी। ऐसा प्रशिक्षु पाकर वह बहुत खुश था। बाकी 6 लोग और भी ज्यादा गुस्से में थे। उन्हें ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि चरम मार्शल संप्रदाय के शिष्यों ने उन पर हाथ उठाने की हिम्मत की। चेन जियांग, शियाओ चाओ, पवित्र प्रकाश मंदिर के एक शिष्य ने ठंडे स्वर में कहा। इन दोनों की प्रसिद्धि ने काफी चर्चा को जन्म दिया था। निश्चित रूप से वे उन्हें पहचान लेंगे। इस समय युन शियादाओ और उसके समूह ने उन 6 सुनहरे वस्त्रधारी पुरुषों को घेर लिया था। वे उन्हें भागने नहीं दे सकते थे। हालांकि उन्हें पता था कि उन्हें कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उससे भी ज्यादा वे पवित्र प्रकाश मंदिर के शिष्यों को सबक सिखाना चाहते थे। ठीक है, ये हम हैं। तुमने मेरे प्रशिक्षु को लूट लिया है और उसे घायल भी कर दिया है। अब मैं उसका बदला लेने आया हूँ और साथ ही वह चीज भी वापस लेने आया हूँ जिसे तुमने चुराया है और तुम सबको अपंग बना दिया है। जियाओ चाओ, हमला करो। चेन जियांग के इशारा करते ही जियाओ चाओ ने फिर हमला कर दिया। जियाओ चाओ सच्चे मार्शल दायरे के 7वें स्तर पर था। उसकी ताकत किसी भी 9वें स्तर के सच्चे मार्शल दायरे के मार्शल कलाकार से ज्यादा दूर नहीं थी। हालांकि वह एक बच्चे जैसा दिखता था, लेकिन उसमें शक्ति या गति की कोई कमी नहीं थी। जैसे ही जियाओ चाओ ने हमला किया, चेन जियांग का शरीर हल्का सा कांप उठा। सभी ने महसूस किया कि उनके चारों ओर सच्ची क्यूई से प्रेरित घने पानी का एक झोंका फैल गया है, क्योंकि पवित्र प्रकाश मंदिर के शिष्यों के शरीर अचानक कुछ जल लताओं से लिपट गए थे। उनके शरीर के चारों ओर कसकर लिपटे हुए थे, जिससे उनका हिलना डुलना मुश्किल हो गया था। अगर तुम्हारा चरम मार्शल संप्रदाय ऐसा ही करेगा तो तुम अपना ही विनाश चाह रहे हो। हमारा पवित्र प्रकाश मंदिर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जहाँ तक चरम मार्शल संप्रदाय की बात है, हमारे पवित्र प्रकाश मंदिर की नजर में तुम एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं हो। तुम्हें जरूर पछताना पड़ेगा। एक शिष्य बहुत चौंक गया। वह अनायासी भय से भरी आवाज में चिल्लाया। चेन जियांग ने उसके हाथ पर जोर से तमाचा मारा, जिसके बाद एक बहरा कर देने वाली आवाज आई। पवित्र प्रकाश मंदिर के शिष्य की चीख खून जमा देने वाली थी और उसके दांतों से खून बहने लगा। तुम जिद्दी ही रहना चाहते हो। चेन जियांग ने एक बार फिर ताड़ पर तमाचा मारा। ये पवित्र प्रकाश मंदिर के शिष्य जियाओ चाओ नहीं थे। चेन जियांग के चौंकाने वाले स्वर्गीय ताड़ के सामने वे तोफू से ज्यादा कुछ नहीं थे। चेन जियांग के 2 थप्पड़ मारने से पवित्र प्रकाश मंदिर के शिष्य के सारे दांत टूट गए, लेकिन उसकी मौत नहीं हुई। वहीं चेन जियांग की तरह जियाओ चोउ ने भी 2 अन्य शिष्यों को थप्पड़ मारे। सब लोग हमला करो, उन्हें जमीन पर पटक दो। इन जैसे लोगों के साथ नरमी बरतने की जरूरत नहीं है। क्या ये सोचते हैं कि दुनिया में इनका कोई सानी नहीं? क्या ये मेरे चरम मार्शल संप्रदाय को नीची नजर से नहीं देखते?
मैं उन्हें उनके किए की दोगुनी सजा नहीं दिलवाऊंगा। मैं उन्हें पूरी तरह कुचल दूंगा और उन्हें बता दूंगा कि मेरे चरम मार्शल संप्रदाय की गरिमा अक्षुण्ण है। चेन जियांग की आवाज में अंतहीन वध की भावना भरी थी, जिसने युन शियादाओ और अन्य लोगों को भी प्रभावित कर दिया। उनके घूंसे और लाते पूरी ताकत से पवित्र प्रकाश मंदिर के उन 6 शिष्यों पर बरस रहे थे। चेन जियांग बिल्कुल ऐसा ही प्रभाव डालना चाहता था। चूंकि पवित्र प्रकाश मंदिर के अनुयायियों ने चरम मार्शल संप्रदाय के स्थल पर दिन दहाड़े लूटपाट की थी, इसलिए ये चरम मार्शल संप्रदाय के लिए अपमान से ज्यादा कुछ नहीं था। अब चेन जियांग उनसे सब कुछ वसूलना चाहता था और पवित्र प्रकाश मंदिर को भी बेहद शर्मिंदा करना चाहता था। कुछ ही क्षणों में पवित्र प्रकाश मंदिर के 6 शिष्य सभी के मुक्कों और लातों से बुरी तरह घायल हो गए। जैसे ही चेन जियांग ने जल लता को वापस खींचा, वे सभी 6 गिर पड़े। उन्हें बेरहमी से रौंद डालो, बस उन्हें मत मारो। ये कहते हुए चेन जियांग ने पवित्र प्रकाश मंदिर के शिष्यों पर बेरहमी से हमला किया। ऐसा करके उसने निस्संदेह पूरे चरम मार्शल संप्रदाय की ओर से पवित्र प्रकाश मंदिर के साथ युद्ध की घोषणा कर दी थी। इसका समर्थन गु डोंगचेन ने भी किया था। झू रोंग ने पहले ही उन पर लगे सामान को उठा लिया था। याओ हाइशेंग का सामान मिलने के बाद उन्होंने उसे चेन जियांग को दे दिया। चेन जियांग को बाकी सामान की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब उसके पास इनमें से किसी की भी कमी नहीं थी। रुको! अचानक एक गुस्से भरी आवाज आई, मानो पहाड़ जैसा दबाव जो उनके कंधे पर था चेन जियांग और उनके समूह पर भी पड़ गया। इससे उन्हें बेहद असहनीय महसूस हुआ। जारी रखो! जैसे ही गु डोंगचेन की शांत आवाज सुनाई दी, चेन जियांग और समूह का दबाव कम हो गया। वे पवित्र प्रकाश मंदिर के उन 6 शिष्यों को रौंदते रहे। अध्याय 0365 पवित्र प्रकाश मंदिर पोप। पवित्र प्रकाश मंदिर पोप। अनुवादक ऐश। संपादित फिंगरफॉक्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा पैट्रियन पेज अवश्य देखें। इस सप्ताह का 2/6वां अध्याय। गु डोंगचेन, वू काइमिंग दोनों चेन जियांग और समूह के पीछे दिखाई दिए, जबकि उसी समय एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी सुनहरे वस्त्र पहने हुए चेन जियांग और समूह के सामने आया। चेन जियांग और उसके साथी रुक गए। पवित्र प्रकाश मंदिर के 6 शिष्य बुरी तरह से पिट चुके थे। उनकी हालत इतनी खराब थी कि उन्हें पहचानना नामुमकिन था। हालांकि वे मरे नहीं थे, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि उनका मर जाना ही बेहतर था। पवित्र प्रकाश मंदिर का अधेड़ उम्र का आदमी बेहद ताकतवर था। हालांकि दिखने में वह साधारण था, पर उसके चेहरे पर एक दमनकारी आभा थी। इस समय उसका पूरा चेहरा गुस्से से विकृत हो गया था और वह गु डोंगचेन को बुरी तरह घूर रहा था। गु डोंगचेन, तुम तो बस एक चरम मार्शल संप्रदाय हो। मैं तुम्हें इसका पछतावा करा दूंगा। सुनहरे वस्त्र पहने अधेड़ उम्र के आदमी ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। किन जेजुन, मुझे लगता है कि तुम्हें पहले से ही पता है कि तुम्हारे पवित्र प्रकाश मंदिर के शिष्य ही पहले गलत थे। हम तो बस बदला ले रहे थे, बस। ये पूरी तरह से जायज था, गु डोंगचेन ने व्यंग्य किया। चेन जियांग और उसका समूह गु डोंगचेन और वू काइमिंग के पीछे पड़ गया। अगर चेन जियांग गलत नहीं था, तो सुनहरे वस्त्र पहने यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति पवित्र ज्योति मंदिर का पोप था, जो गु डोंगचेन से जरा भी कमजोर नहीं था। किन जेजुन ने जमीन पर पड़े कराहते और मदद के लिए पुकारते शिष्यों को देखा। उसकी भौहें तन गईं। उसने हाथ हिलाया और एक सुनहरा ताड़ का पेड़ फूट पड़ा और जमीन पर पड़े सभी 6 शिष्यों को उड़ा दिया। उनमें से एक भी अवशेष नहीं बचा। शर्मनाक बातें! किन जेजुन ने गुस्से से चिल्लाने के बाद गु डोंगचेन की ओर देखा। क्या तुम अभी भी अपनी स्थिति नहीं जानते? किन जेजुन द्वारा अपने ही संप्रदाय के शिष्यों के विरुद्ध किए गए क्रूर कृत्य को देखकर चेन जियांग और उसके साथियों के रोंगटे खड़े हो गए। अब उनके मन में पवित्र प्रकाश मंदिर के लिए जरा भी सद्भावना नहीं बची थी। लेकिन हाँ, मुझे ये भी पता है कि यह सब तुम्हारा ही काम था। गु डोंगचेन की आंखों में जानलेवा इरादे साफ दिखाई दे रहे थे। उसने अपनी मुठ्ठियां कस लीं। जाहिर है वह इस बात को लेकर बेहद गुस्से में था। किन जेजुन ने अपने होंठ सिकुड़ते हुए चेहरे पर एक निर्मम मुस्कान बिखेरी और कहा, गु डोंगचेन, जब वीर सभा का आयोजन होगा, तो जब तक तुम्हारे चेनवू मुख्य भूमि के संप्रदाय पवित्र प्रकाश मंदिर के समक्ष पूरी तरह आत्मसमर्पण नहीं कर देते, तब तक तुम्हारे पास बचने का रास्ता होगा। अन्यथा तुम्हें स्वयं इस स्थान की रक्षा करनी होगी और उन राक्षसों और शैतानों से निपटना होगा। पवित्र प्रकाश मंदिर पूर्वी समुद्र को अपने अधीन करना चाहता था। अब ऐसा प्रतीत होता था कि केवल चेनवू मुख्य भूमि ही शेष बची है। यदि चेनवू मुख्य भूमि को पवित्र प्रकाश मंदिर के नियंत्रण में ले लिया गया, तो शायद चेनवू मुख्य भूमि भी पवित्र प्रकाश महाद्वीप की तरह ही अंधकार में हो जाएगी। जरा रुको और देखो, तुम्हारा पवित्र प्रकाश मंदिर तो बस कुएं का मेढक है। नश्वर युद्ध क्षेत्र में तुम्हारा पवित्र प्रकाश मंदिर ही सबसे शक्तिशाली नहीं है। ऐसा लग रहा था कि गु डोंगचेन को जरा भी चिंता नहीं थी, जिससे चेन जियांग अनिश्चित था। वह जानता था कि गु डोंगचेन के पास कुछ तरकीबें छिपी हैं, लेकिन पवित्र प्रकाश मंदिर ने पूर्वी सागर की सभी प्रमुख शक्तियों को एकजुट कर लिया था। पवित्र प्रकाश मंदिर के सामने चेनवू मुख्य भूमि बस एक तुच्छ पात्र थी। निश्चिंत रहो, देर सवेर मैं पूरे नश्वर मार्शल जगत पर राज करूंगा। किन जेजुन पागलों की तरह हंसा, फिर एक सुनहरी रोशनी में बदल गया और दृश्य से गायब हो गया। घर के अंदर अभी भी एक पवित्र प्रकाश मंदिर का शिष्य मौजूद था। चेन जियांग और उसके साथियों ने उस पर ध्यान नहीं दिया और गु डोंगचेन और वू काइमिंग के साथ चरम मार्शल संप्रदाय में वापस चले गए। चेन जियांग सबके साथ राजा मार्शल प्रांगण तक गया और चरम दान राजा प्रांगण में वापस लौटने से पहले याओ हाइशेंग से मुलाकात की। वह अपनी सामान्य दिनचर्या में लगा रहा, अपने छोटे से हर्बल गार्डन में जड़ी बूटियों की देखभाल करता रहा। नायक सभा से पहले अभी कुछ समय बाकी था और सही तारीख अभी भी तय नहीं हुई थी।
शायद ये गु डोंगचेन के फैसले पर निर्भर था। चेन जियांग भी उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि यही वह दिन था जिस दिन चरम मार्शल संप्रदाय अपनी असली ताकत का खुलासा करने वाला था। किन जेजुन नाम के उस व्यक्ति ने 8 विपत्तियां पार कर ली हैं, लेकिन उसकी सोच इतनी संकीर्ण क्यों है? वह वास्तव में नश्वर दुनिया पर राज करना चाहता है। क्या वह स्वर्गलोक में जाना नहीं चाहता? चेन जियांग ने श्वेत कमल की कली को सींचते हुए कहा। क्या आपके लिए ये कहना आसान है? भले ही वह गु डोंगचेन ही क्यों न हो, उन्हें नश्वर संसार में बहुत लंबे समय तक रहना पड़ सकता है। वह तब तक प्रतीक्षा करेगा जब तक उसके पास पर्याप्त शक्ति न आ जाए। वह चरम मार्शल संप्रदाय के मामलों से निपट न ले, डीन का पद न सौंप दे, और उसके बाद ही वह 9वें क्लेश को प्राप्त करेगा। और इसे पार करने के बाद वह तुरंत ऊपर उठ जाएगा। इस अवधि के लिए बहुत लंबे समय की आवश्यकता होती है। आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें उसे 10 सहस्राब्दी भी लग सकते हैं। सु मेयाओ ने समझाया। निर्वाण लोक में पहुंचने के बाद एक मार्शल कलाकार का जीवन बहुत लंबा होता था, लेकिन वह शाश्वत नहीं होता था। अगर उन्हें सही समय पर कोई सफलता नहीं मिलती तो उनका शरीर धीरे धीरे बूढ़ा होता जाता था। वू काइमिंग इसका आदर्श उदाहरण थे। इसीलिए उसी निर्वाण क्षेत्र में कुछ लोग युवा दिखते थे और कुछ लोग वृद्ध दिखते थे। अगर वह पूरी नश्वर दुनिया पर राज कर सकता है तो उसके पास पूरी नश्वर दुनिया के सभी संसाधन होंगे, जिससे उसे 9वें क्लेश को पार करने का बेहतर मौका मिलेगा। कई मार्शल कलाकार जिन्होंने 6ठे, 7वें और 8वें क्लेश को पार किया था, वे सभी ऐसा ही सोचते हैं। इसीलिए उन्होंने किन जेजुन की आज्ञा मानने का फैसला किया। इस तरह वे आसानी से भरपूर संसाधन प्राप्त कर सकते हैं। निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकार नश्वर दुनिया के सबसे शक्तिशाली मार्शल कलाकार हैं। जब तक वे चाहें वे किसी भी मुख्य भूमि के नागरिकों को रोक सकते हैं, लेकिन यह नश्वर दुनिया के बाकी लोगों के लिए एक बुरा सपना है। ऐसा करने से वे मार्शल कलाकारों की संख्या कम कर देंगे। बाई यूयू ने कहा। नश्वर संसार विशाल था और उसकी जनसंख्या भी। यदि निवासियों के साथ साथ समस्त संसाधनों पर भी मुट्ठी भर लोगों का नियंत्रण होता तो ये छोटा समूह प्रचुर मात्रा में जड़ी बूटियां, अयस्क, स्फटिक आदि प्राप्त कर सकता था। साधना के कई संसाधन सामान्य मार्शल कलाकारों की पहुंच से बाहर होते। इस प्रकार उनके निर्वाण संकट से बचने की संभावना अधिक होती। चेन जियांग इस समय कई सौ जानवरों के दान को परिष्कृत करने की प्रक्रिया में था। इस समय वह न केवल एक छोटे लालची अजगर को पाल रहा था, बल्कि एक बकबक करने वाले छोटे बाघ को भी पाल रहा था। वह छोटा सफेद बाघ हर दिन बिना रुके चिल्लाता रहता था। चेन जियांग ने सोचने के बाद महसूस किया कि उसे लॉन्ग जुई का प्रोत्साहन मिल रहा था। हालांकि जितना ज्यादा वे खाते उतनी ही तेजी से बढ़ते। चेन जियांग ने उन्हें कई बार कोसा, लेकिन फिर भी उसने खुशी खुशी कई सौ जानवरों के दान को परिष्कृत करके उन्हें दे दिया। जियो चाओ के आधिकारिक रूप से चरम मार्शल संप्रदाय में प्रवेश ने पूरे चेंगू मुख्य भूमि को हिलाकर रख दिया था। आखिरकार वह हरक्यूलियन परिवार से था, ताकत में बाकियों से कहीं आगे। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए यह अविश्वसनीय था कि जियो चाओ चेन जियांग का प्रशिक्षु था। हालांकि चेन जियांग युवा था, उसकी ताकत एक शिक्षक बनने के लिए पर्याप्त थी, इसलिए कई लोगों ने इसे अभी भी स्वीकार्य पाया। चेन जियांग अब बहुत दबाव महसूस कर रहा था, क्योंकि जियाओ चाओ ने चेन जियांग को अपना निशाना बना लिया था। इसके अलावा उसके लिए अपनी ताकत बढ़ाना भी मुश्किल होता जा रहा था। अगर किसी दिन वह यानी शिक्षक अपने शिष्य से हार गया तो वह मजाक का पात्र बन जाएगा। चेन जियांग हरक्यूलियन परिवार जैसा समकी नहीं था, इसलिए उसे जियाओ चाओ से ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, वरना वो पीछे रह जाता। अब दूसरे मुख्य भूमि से आए मेहमान चुपचाप हीरो असेंबली के आयोजन का इंतजार कर रहे थे। हालांकि चेन जियांग को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि इस दौरान भी दूसरे मुख्य भूमि से आए मेहमानों का आना जारी रहा। क्या बात है? चेन जियांग को लियू मेंग से पता चला कि लिंग युलान और जू शियान दोनों चरम मार्शल संप्रदाय के आसपास के क्षेत्र में थे। वह रोजाना दौड़कर उनके पास जाता और उनके साथ खेलता। क्योंकि नायक सभा शुरू होने वाली थी, वे यहीं रुके रहे। लियू मेंग को पवित्र प्रकाश मंदिर की कार्यवाही के बारे में पहले से ही पता था। वह इस बात से हैरान थी कि गु डोंगचेन ने कितनी बहादुरी से इसे संभाला। किन जेजुन नाम के उस आदमी में शायद इतना आत्मविश्वास नहीं है कि वह एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय को आत्मसमर्पण करवा सके। लियू मेंग ने कहा, गुरुजी, हमारा दिव्य अस्त्र स्वर्गीय साम्राज्य क्या करेगा? जू शियान ने चिंतित स्वर में पूछा। पवित्र प्रकाश महाद्वीप की स्थिति जानने के बाद वह क्रोधित हो गई। वह नहीं चाहती थी कि चेंगू मुख्य भूमि भी ऐसी ही हो। अध्याय 0366 अस्थिर स्थिति। अनुवादक ऐश, संपादित बीन स्प्राउट। हाय दोस्तों, देर से अध्याय के लिए क्षमा करें, आज एक और अध्याय आ सकता है। और मेरा पैट्रियन पेज देखना न भूलें। आनंद लेना, चिंता मत करो, हम झुकेंगे नहीं। वैसे भी चेंगू मुख्य भूमि पूर्वी सागर में एक प्रमुख महाद्वीप है। हमारे यहाँ मार्शल आर्ट का एक लंबा इतिहास है। मुझे यकीन है कि गु डोंगचेन के पास इससे निपटने का कोई न कोई तरीका जरूर होगा। बाकी संप्रदायों के बारे में मुझे नहीं पता। लियू मेंग ने जू जियांगसियन के बालों को सहलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। लेंग युलान ने अपनी विशाल तलवार मजबूती से पकड़ी। बड़े भाई, तुम सचमुच धूर्त हो। जब तुम उन पवित्र प्रकाश मंदिर वालों को सबक सिखाने वाले थे तो तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? चेन जियांग ने जोर से मुस्कुराते हुए कहा, युलान, मेरे पास इतना सोचने का समय ही कहाँ है। भविष्य में अगर कोई अवसर मिला तो मैं तुम्हें ले चलूंगा। सफेद बालों वाली वो खूबसूरत लड़की एक हिंसक लड़की थी। अगर उसने कई लोगों को चुनौती न दी होती और अपनी प्यास न बुझाई होती तो वो अब भी चेन जियांग को अपने साथ मुकाबला करने के लिए उकसाती रहती।
आजकल कभी कभार वह चेन जियांग से जियो चाओ को बुलाने के लिए कहती थी, लेकिन चेन जियांग ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता था। जियो चाओ को भी लड़ाई झगड़ा पसंद है। हरक्यूलियन परिवार के सदस्य के रूप में उसकी पहचान को भी न भूलें। वह एक ही सोच वाला इंसान था। उसे औरतों के प्रति जरा भी दया नहीं आती थी। चेन जियांग को डर था कि लेंग युलान उससे गंभीर रूप से घायल हो जाएगी। लेंग युलान ने बड़बड़ाते हुए कहा, अगर मेरा आइसविंड वैली डीन पवित्र प्रकाश मंदिर के सामने आत्मसमर्पण कर देता है तो मैं आइसविंड वैली से अलग हो जाऊंगा। मैं किसी रीढ़विहीन संप्रदाय का हिस्सा नहीं बनूंगा। चेन जियांग चुपके से हंस रही थी क्योंकि आइसविंड वैली के डीन लियू मेंग थे जो यहीं थे। बस उन्हें इस तथ्य की जानकारी नहीं थी। बोलते बोलते लेंग युलान जू जियांगसियन को घसीटकर पिछवाड़े में ले गई। उसकी रगों में एक सेनापति का खून बह रहा था। चेन जियांग को ये समझना थोड़ा मुश्किल लगा कि जू जियांगसियन को वास्तव में थकान महसूस नहीं होगी। वह फिर भी लेंग युलान के साथ खुशी खुशी जाएगी। बहन मैंग, वह मोहिनी हुआ जियांगयू अभी तक क्यों नहीं आए? चेन जियांग ने अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करते हुए खिड़की पर बैठे हुए आंगन की ओर देखते हुए, जब दोनों अपनी अपनी हस्तरेखा तकनीकों की तुलना कर रहे थे, लियू मेंग से पूछा, मैंने उसे जड़ी बूटियां दे दी हैं और वो कहती है कि वो मुझे उसे निखारने में मदद करेगी। वो कहाँ है? मुझे कुछ पता नहीं। लियू मेंग ने जवाब दिया। इन दिनों चेन जियांग हमेशा से उसके साथ अंतरंग होना चाहता था, फिर भी उसकी हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार जू जियाजियान और लेंग युलान दोनों यहाँ थे। अगर उन्हें पता चल गया तो बड़ी समस्या हो जाएगी। क्या वह जानती है कि वे जड़ी बूटियां मेरी हैं? चेन जियांग ने पूछा। वह जानती है, और उस समय वह बहुत हैरान थी, और इसके अलावा वह ईर्ष्यालु भी थी। लियू मेंग गर्व से मुस्कुराई क्योंकि चेन जियांग ने उन्हें उसे दिया था, न कि हुआ जियान्यू ने। हुआ जियान्यू एक दुर्जेय रसायनज्ञ थी। गु डोंगचेन के अनुसार पूर्वी समुद्रों में उनकी क्षमता के कुछ ही रसायनज्ञ हैं। इसके अलावा उनमें से अधिकांश काफी वृद्ध हैं। इसलिए हुआ जियान्यू की पूर्वी समुद्रों में काफी प्रतिष्ठा है। यहाँ तक कि संपूर्ण नश्वर जगत में भी उनकी प्रतिष्ठा कम नहीं है। लियू मेंग की बात करें तो पूर्वी समुद्रों में उनकी प्रसिद्धि बहुत कम है। एक उच्च स्तरीय रसायनज्ञ शोधक से बेहतर होता है, क्योंकि शोधक केवल बाहरी सहायता ही प्रदान कर सकते थे। रसायनज्ञ के रूप में वे साधना में सहायता कर सकते थे। इसके अलावा जब निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को निर्वाण संकट पार करना होता है तो वे उन्हें बहुत बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए लियू मेंग को भी हुआ जियान्यू से अपने दानों को परिष्कृत करने में मदद मांगनी पड़ी थी। बहन मेंग, वह मोहिनी हुआ जियान्यू मेरी दासी बनना चाहती थी, और जब मैंने उसे मना कर दिया तो वह नाखुश दिखी। ऐसा क्यों? चेन जियांग ने पूछा। इसी बात को लेकर उसे हमेशा से शक था। कौन जाने, अभी हाल ही में मुझे पता चला कि वो डेंशियांग ताओयुआन की डीन है। वो हमेशा से बहुत रहस्यमयी रही है। शायद वो तुम्हें सचमुच पसंद करती हो। लियू मेंग के लहजे में थोड़ी ईर्ष्या साफ झलक रही थी। यह महसूस करते हुए कि लियू मेंग थोड़ी ईर्ष्या कर रही है, चेन जियांग मन ही मन गर्व महसूस कर रहा था। उसके चेहरे पर एक कामुक मुस्कान आ गई। बहन मेंग, अलविदा। बोलते बोलते उसका हाथ उसके आकर्षक सुडौल नितंबों की ओर बढ़ा और उन्हें सहलाने के बाद हवा की तरह तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतर गया। लियू मेंग शर्म से पैर पटकती रह गई। ये छोटा बदमाश लगातार कामुक होता जा रहा है। लियू मेंग ने हल्के से थूका, फिर जू जियांगसियन और लेंग युलान की लड़ाई का अवलोकन करना जारी रखा। चेन जियांग के एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में वापस आते ही एक एल्डर ने उसे तुरंत एक्सट्रीम मार्शल मिस्टीरियस लोक में इकट्ठा होने की सूचना दी। अंदर हर कोई उसका इंतजार कर रहा था। हालांकि वह न तो कोई एल्डर था और न ही कोई बहुत शक्तिशाली, फिर भी उसने कई बार एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय की इज्जत बचाई थी। अब उसे एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक माना जाता था। उसकी प्रतिभा की तो बात ही छोड़िए, उसे डीन के पद के लिए अगले उम्मीदवार के रूप में जरूर तैयार किया जा सकता था। लगभग सभी लोग यहाँ हैं। सभी की शक्ति सच्चे मार्शल क्षेत्र के 9वें स्तर से ऊपर है, और आप सभी भी कई वर्षों से चरम मार्शल संप्रदाय के साथ हैं। गु डोंगचेन ने कहा। एल्डर कोर्टयार्ड में लगभग 40 लोग ही थे। उन सभी की शक्ति ट्रू मार्शल दायरे के 9वें स्तर से ऊपर थी। चेन जियांग को छोड़कर उनमें से सबसे कमजोर भी एक चरम स्तर का मार्शल आर्टिस्ट था। कल वीर सभा होने वाली है। कल कई अप्रत्याशित आश्चर्य हो सकते हैं, और अगर हम सबसे बुरी स्थिति मान लें तो शायद पूरा चरम मार्शल संप्रदाय पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में होगा। आपके जाने के बाद सुनिश्चित करें कि विभिन्न मार्शल प्रांगणों के शिष्यों ने खुद को तैयार कर लिया है। गु डोंगचेन का चेहरा उदास हो गया। हर कोई आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। तुम्हें 3 बातों पर ध्यान देना होगा। पहली, कल अगर कुछ शिष्य एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय छोड़ना चाहें तो तुम्हें उन्हें रोकने की अनुमति नहीं है। तुम्हें कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है, बस उन्हें जाने दो। दूसरा, अगर कल की स्थिति चरम मार्शल संप्रदाय के लिए बहुत गंभीर हो तो कृपया शांत रहें। आप किसी भी तरह की गड़बड़ी में नहीं पड़ सकते। तीसरा, गु डोंगचेन यहाँ तक बोलते बोलते रुक गए। अपनी उन तीक्ष्ण निगाहों से सबका जायजा लेते हुए बोले, अगर कोई लड़ाई हुई तो जब तक मैं कोई आदेश न दूं, कोई भी, मेरा मतलब है कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता। इसके अलावा आपको शिष्यों को परम मार्शल मिस्टीरियस दायरे में ले जाना होगा। बाकी लोगों को उनके हाल पर छोड़ दें। चेन जियांग अचंभित रह गया। गु डोंगचेन की बातों से ऐसा लग रहा था कि पवित्र प्रकाश मंदिर कल की वीर सभा को तहस नहस कर देगा। आखिरकार पवित्र प्रकाश मंदिर ने पूर्वी समुद्रों को लगभग एकीकृत कर दिया था।
दूसरे शब्दों में, निर्वाण क्षेत्र के कई मार्शल कलाकार पवित्र प्रकाश मंदिर के इशारे पर काम करते हैं, जो चरम मार्शल संप्रदाय के लिए बिल्कुल प्रतिकूल था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चरम मार्शल संप्रदाय केवल एक संप्रदाय था, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। पूरे पूर्वी समुद्र का विरोध करना निश्चित रूप से कठिन होगा। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, विभिन्न मार्शल प्रांगणों के प्रमुख के लौटने के तुरंत बाद चरम मार्शल संप्रदाय के शिष्यों को बुलाएं। नश्वर मार्शल क्षेत्र के 10वें स्तर से नीचे के सभी शिष्यों को चरम मार्शल संप्रदाय छोड़ने के लिए मजबूर करें। कोई भी कारण बताएं, उन्हें जाने के लिए मजबूर करें। जहां तक 10वें स्तर के नश्वर मार्शल क्षेत्र के शिष्यों का सवाल है, उनकी एक छोटी टीम बनाएं और उन्हें चरम मार्शल रहस्यमय क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर प्रतीक्षा करने के लिए कहें। चरम अवस्था से नीचे के मार्शल कलाकार इन 10वें स्तर के नश्वर मार्शल क्षेत्र के शिष्यों का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार हैं। साथ ही वे भी चरम मार्शल रहस्यमय क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर प्रतीक्षा करेंगे। वू कैमिंग ने कहा। इस समय एक वृद्ध व्यक्ति ने पूछा, क्या हम में से केवल इतने ही लोग हीरो असेंबली में भाग लेने जा रहे हैं? वर्तमान में एल्डर कोर्टयार्ड के इन लोगों को चरम मार्शल संप्रदाय के सबसे मजबूत लोगों के रूप में माना जा सकता है। यह सही है, जिस स्थान पर नायक सभा आयोजित होने जा रही है वह सीमित है। यदि चरम मार्शल संप्रदाय के सभी लोग नायक सभा में भाग लेने चले गए और संयोग से बाद में कई मित्र भी आ गए, तो हमारे पास उनके लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। क्या बाद में कोई आने वाला था? चेन जियांग मन ही मन हैरान था। वह जानता था कि पूर्वी समुद्र के कई शक्तिशाली मुख्य भूमियों के मार्शल कलाकार अभी तक नहीं आए हैं। अगर बाकी लोग कल आ गए तो हीरो असेंबली एक भव्य आयोजन बन जाएगा जहां पूर्वी समुद्र के सभी शक्तिशाली विशेषज्ञ एकत्रित होंगे। हालांकि चेन जियांग को इस बात की चिंता थी कि पूर्वी समुद्र की सभी विभिन्न शक्तियां पवित्र प्रकाश मंदिर के साथ मिली हुई थीं। अगर वे सब मिलकर चरम मार्शल संप्रदाय पर हमला करने के लिए तैयार हो गयीं, तो चरम मार्शल संप्रदाय इससे कैसे निपटेगा? चेन जियांग सोच भी नहीं पा रहा था कि गु डोंगचेन के पास कोई चाल बची होगी। आखिरकार उस समय उनका सामना निर्वाण क्षेत्र के खतरनाक मार्शल कलाकारों की एक बड़ी भीड़ से होगा, और अगर उन सभी ने हमला करने का फैसला कर लिया तो पूरी चेनवू मुख्य भूमि का सफाया हो सकता था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वक्त कितना मुश्किल होगा। अगर पीछे हटने को कहा तो पीछे हटो। खैर, ये सब गु डोंगचेन की योजना थी। जाहिर है उसकी अपनी योजना होगी। चेन जियांग को भी नहीं पता था कि हीरो असेंबली कहाँ होने वाली है। जाहिर है यह एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के अंदर तो नहीं होने वाली थी, वरना गु डोंगचेन ने यह नहीं कहा होता कि जगह सीमित है। अध्याय 0367 आसन संकट। आसन संकट। अनुवादक ऐश। संपादित बीन स्प्राउट। हाय दोस्तों, मुझे पता है कि ये देर से प्रकाशित हुआ है, लेकिन मैं बाकी 2 पर काम कर रहा हूँ। उनमें देरी हो सकती है, लेकिन वे कल तक प्रकाशित हो जाएंगे। तब तक आनंद लीजिए। अगले कुछ अध्याय सबसे बेहतरीन हैं, हास्य से भरपूर। दूसरी ओर कृपया मेरा पैट्रियन पेज देखें। इस सप्ताह का 4/6वां अध्याय। बैठक स्थगित होने के बाद सभी लोग जल्दी जल्दी बाहर निकल गए क्योंकि उनका कार्यक्रम बहुत व्यस्त था। हालांकि उनमें से कुछ एल्डर थे, फिर भी वे सैन्य प्रांगण के विभिन्न कार्यों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार थे। यहाँ केवल चेन जियांग ही बचा था। जब सभी लोग दूर चले गए तो गु डोंगचेन ने जल्दी से पूछा, युवा मार्शल अंकल, क्या आपने छोटी बहन को देखा है? मैंने उसे पहले ही बता दिया है कि इस बार उसके लिए एकांत में प्रशिक्षण न लेना ही बेहतर है, फिर भी अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। मैं भी उसकी तलाश कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वह एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड में नहीं है। गु डोंगचेन और वू काइमिंग भी एल्डर डैन को ढूंढ रहे थे, फिर भी वह नहीं मिली। चेन जियांग के लिए उसे ढूंढना और भी मुश्किल था। वह एक भयानक कीमियागर थी और उसकी ताकत भी। वह एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट की एक दिग्गज थी। अगर वह हीरो असेंबली के दौरान अनुपस्थित होती तो एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट निश्चित रूप से कमजोर दिखाई देता। चेन जियांग ने एल्डर डैन को आखिरी बार डेनशियांग ताओयुआन महासम्मेलन के दौरान देखा था। उस समय एल्डर डैन ने उसे पंचतत्वों की सच्ची मौलिक डैन जड़ी बूटियां दी थीं। उस दिन के बाद उसने उसे फिर कभी नहीं देखा। यद्यपि एल्डर डैन अक्सर रहस्यमय तरीके से प्रकट होते और गायब हो जाते थे, फिर भी वह ऐसी किसी गंभीर स्थिति में नहीं आए थे जिससे गु डोंगचेन और अन्य लोग बेहद चिंतित हो गए हों। कल क्या होगा? क्या ये बहुत खतरनाक है? क्या मुझे फिर भी जाना चाहिए? चेन जियांग ने पूछा। अगर यह इतना खतरनाक था कि उसकी जान जा सकती थी, तो जाहिर है कि वह नहीं जाता। गु डोंगचेन ने एक पल सोचा, फिर कहा, कहना मुश्किल है। जाना है या नहीं, ये सब तुम पर निर्भर है। खैर, तुम जाओ या नहीं, इससे कुछ नहीं बदलने वाला। हालांकि अगर तुम जाने की योजना बना रहे हो तो तुम्हें एक बहुत ही दुर्लभ दृश्य देखने का मौका मिल सकता है। जहां तक खतरे की बात है, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। चेन जियांग ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं उस बूढ़े पागल से पूछने जा रहा हूँ। तुम उस लड़की को ढूंढो। गु डोंगचेन ने तुरंत चेन जियांग को पकड़ लिया, मुस्कुराया और कहा, युवा मार्शल अंकल, आप में वाकई हिम्मत है। आप वास्तव में इतनी जल्दी उनसे मिलने जा रहे हैं। पहले तो मैं जाने की योजना बना रहा था, लेकिन अब जब युवा मार्शल अंकल जाने का इरादा रखते हैं तो आपको उनसे पूछने में मेरी मदद करनी चाहिए कि वे वर्तमान स्थिति के बारे में क्या सोचते हैं। चेन जियांग ने तुरंत जाने से पहले कुछ देर तक कस्में खाईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि गु डोंगचेन सचमुच हुआंग जिनतियन से इतना डरेगा। अब अपने गुरु से परिचय के बाद उसे लगा कि उस असहनीय यातना की पीड़ा थोड़ी कम हो गई है। गड्ढे के अंदर हुआंग जिनतियन एक विशाल गाय का निरीक्षण कर रहा था। उसे पता नहीं था कि उसके गुरु ने उसे कहाँ से खरीदा था
और उसने एक अनोखा मसाला भी निकाला था। मांस पकाने पर उसकी सुगंध बहुत ही मनमोहक थी। ये भी उन चीजों में से एक थी जिसने चेन जियांग के लिए इस नरक को थोड़ा बेहतर बना दिया था। बात मत करो, चलो इसे तब तक के लिए टाल देते हैं जब तक हम खाना खत्म नहीं कर लेते। हुआंग जिनतियन ने उस गाय को देखते हुए अपने हाथ से चेन जियांग को स्वर्गीय सूर्य अग्नि का उपयोग करके गाय को बारबेक्यू करने का इशारा किया। अगर पाताल लोक की तलहटी में मौजूद अग्नि राक्षस को पता चल जाए कि चेन जियांग स्वर्गीय सूर्य अग्नि का इस्तेमाल मांस भूनने के लिए कर रहा है तो वह गुस्से में खून की उल्टी जरूर करेगा, और सिर्फ एक बार नहीं। बेशक ये सब हुआंग जिनतियन की वजह से था। इस बूढ़े पागल ने चेन जियांग को ऐसा करने का निर्देश दिया था। उसके अनुसार स्वर्गीय सूर्य अग्नि में भूनने से मांस अपेक्षाकृत स्वादिष्ट बनता है। बहुत जल्द राक्षस गाय बारबेक्यू हो गई। चेन जियांग और हुआंग जिनतियन ने एक प्रतियोगिता शुरू की कि कौन ज्यादा खा सकता है और कितनी जल्दी। भोजन के बाद चेन जियांग आलस से पत्थर की दीवार से टिक गया। चमचमाते पानी के कुंड के पास गर्म और कोमल पीली आभा को देखकर उसे अचानक लगा कि यह गड्ढा बहुत अच्छा है। उसकी दृष्टि में ये और भी सुंदर लग रहा था। गुरुजी, लिटिल फेदरहेड ने कहा है कि वह कल हीरो असेंबली बुलाने वाला है। उसके रूप रंग से ऐसा लग रहा है कि एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट का अंत होने वाला है। चेन जियांग ने कहा। अब उसे वही करना होगा जिसके लिए वह आया था। हुआंग जिनतियन हंसे और बोले, छोटे बदमाश, कल तुम्हें भी हीरो माउंटेन जाना चाहिए। इससे तुम्हारी दृष्टि व्यापक हो जाएगी, और साथ ही चाहे कल कुछ भी हो जाए तुम्हें लिटिल फेदरहेड और दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या वे मामले को बहुत बुरी तरह से संभालेंगे? चेन जियांग ने भौहें चढ़ाईं। उसे अचानक एक बुरा एहसास हुआ। हे, मुझे दिख रहा है कि तुम पर कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है। उस समय तुम्हें सावधान रहना होगा। हुआंग जिनतियान हंसते हुए बोला। चेन जियांग की भौहें फड़कने लगीं। हुआंग जिनतियन भविष्य की भविष्यवाणी कर सकता था, इसलिए उसने तुरंत हुआंग जिनतियन पर विश्वास कर लिया। शिक्षक जी, मुझसे मजाक मत कीजिए। चेन जियांग ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा। मैं मजाक नहीं कर रहा, तुझे तो बहुत जल्द कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। हा, साले, उस वक्त तो तू मरना नहीं, बस देखना। हुआंग जिनतियन पागलों की तरह हंस पड़ा। चेन जियांग उसे बेरहमी से 2 थप्पड़ मारने के लिए बेताब था। उसका अपना प्रशिक्षु तो जान जोखिम में था, फिर भी वो बहुत खुशी से हंस रहा था। गुरुजी, आखिर होने वाला क्या है? क्या पूरा एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट खतरे में है, या सिर्फ मैं? चेन जियांग के चेहरे पर पीड़ा के भाव स्पष्ट थे। ये सिर्फ आपकी बात है। अगर आप वास्तव में जानना चाहते हैं तो आपको कल की हीरो असेंबली में इसकी जांच करनी होगी। इस मामले में हालांकि मैं सहमत नहीं हूँ, मैं इसके खिलाफ भी नहीं हूँ। इसके अलावा यह आपके लिए भी एक बड़ी परीक्षा होगी। हुआंग जिनतियन ने हंसते हुए कहा। चेन जियांग हताशा से जमीन पर बैठ गया और उसने पानी में एक पत्थर उछाला। वह जानता था कि हुआंग जिनतियान जो कह रहा था वह निश्चित रूप से सच होगा। छोटे बदमाश, चिंता मत करो, तुम मेरे प्रशिक्षु हो। हालांकि तुम बहुत खतरे में हो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। भविष्य में तुम इस बूढ़े से भी ज्यादा पागल होगे। मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। हुआंग जिनतियन जोर से हंस पड़ा। चेन जियांग और सवाल पूछना चाहता था, लेकिन आखिरकार हुआंग जिनतियन ने उसे बाहर निकाल दिया। लात से दर्द कर रही अपनी गांठ को रगड़ते हुए उसने गड्ढे की तरफ मुंह करके कई बार गालियां दी और फिर तेजी से एक्सट्रीम डैम किन के आंगन में लौट गया। उसे आश्चर्य हुआ कि गु डोंगचेन प्रवेश द्वार पर उसका इंतजार कर रहा था। चेन जियांग के आने पर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, युवा मार्शल अंकल, क्या आपने उससे बात की? मैंने पूछा है। उस बूढ़े पागल के अनुसार मुझे जल्द ही मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। संक्षेप में, कल मेरी किस्मत खराब हो सकती है। ये कहते हुए चेन जियांग के दिल में बहुत बेचैनी हुई, मानो उसके दिल में एक गांठ पड़ गई हो। उसने ये भी कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तुम्हें दोष नहीं देना चाहिए। आखिर क्या होने वाला है? चेन जियांग ने गु डोंगचेन को घूर कर देखा। तुम्हें कल पता चल जाएगा, गु डोंगचेन ने अपने हाथ रगड़ते हुए कहा। चेन जियांग ने उपहास करते हुए कहा, कल मैं हीरो असेंबली में भाग नहीं लूंगा, फिर देखूंगा कि मुझे किसी आपदा का सामना करना पड़ेगा या नहीं। तुम करोगे, लेकिन बेहतर होगा कि तुम खुद जाकर देख लो। मुझे अभी बहुत काम है, मैं पहले निकल जाऊंगा। गु डोंगचेन की आंखों में थोड़ा अपराधबोध था। अपनी बात खत्म करने के बाद वह तुरंत चला गया। चेन जियांग ने उसे कई बार कोसा। उसे हमेशा ऐसा लगता था जैसे गु डोंगचेन उसे बेच देगा। क्या वह मेरे और सिस्टर मैंग के रिश्ते के बारे में दूसरों को बताने की योजना बना रहा है, या हुआ शियांगयू के साथ रिश्ते के बारे में? लेकिन क्या इससे उसे कोई फायदा होगा? चेन शियांग जड़ी बूटी के बगीचे में दाखिल होते हुए पूरी तरह से अनिश्चित था। मालिक, मेरे माता पिता पास ही हैं। बेहतर होगा कि आप मुझे बाहर न ले जाएं, मैं उनके साथ वापस नहीं जाना चाहता। गहरे जानवर के थैले से छोटे सफेद बाघ की डरपोक आवाज आए। झेन, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चेन जियांग मुस्कुराया। वह भी लिटिल व्हाइट टाइगर को खोना नहीं चाहता था। आखिरकार वह उसका सबसे बड़ा हथियार था। सु मेयाओ ने कहा, छोटे बदमाश, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम सब कुछ साफ कर लो। कौन जाने कल तुम्हारे साथ क्या होगा। क्या मुझे कुछ चीजें ठीक करनी है? जाहिर है, चेन जियांग को भी एहसास हो गया था कि कल उसकी स्थिति गंभीर हो सकती है, लेकिन वह बहुत शांत रहा। आप पूरे जड़ी बूटी के बगीचे को रिंग के अंदर स्थानांतरित कर सकते हैं। पूरे स्पिरिट फील्ड को लेना सबसे अच्छा है। सु मेयाओ बेहद चिंतित लग रहा था। क्या ये संभव है? चेन जियांग ने पूछा। अगर जड़ी बूटियों का बगीचा अंदर रखा जाए
तो उसकी देखभाल दोनों को करनी होगी और साथ ही वह जड़ी बूटियों का बगीचा भी अपने साथ ले जाएगा। लेकिन इस तरह उसे जड़ी बूटियों की कोई कमी नहीं होगी। अध्याय 0368 हीरो पर्वत। अनुवादक ऐश, संपादक बीन स्प्राउट। इस हफ्ते का 5/6वां अध्याय। आखिरी अध्याय भी कुछ देर बाद आएगा। आनंद लीजिए और कृपया मेरा पैट्रियन पेज जरूर देखें। चूंकि नायक सभा कल होने वाली थी, इसलिए पूरे चरम मार्शल संप्रदाय के पास इस समय बहुत सारा काम था। हर कोई बेहद व्यस्त था। चेन जियांग ने युन शियादाओ और उसके समूह को ढूंढा और उनसे कुछ देर बातचीत करने के बाद वह चरमदान राजा प्रांगण में लौट आया और जड़ी बूटी के बगीचे की सभी आत्मा जड़ी बूटियों को अदृश्य वलय में डाल दिया। यहाँ तक कि जीवित प्राणियों को भी उस रहस्यमयी अंगूठी के अंदर रखा जा सकता था। और इतना ही नहीं, वे लंबे समय तक उसके अंदर रह भी सकते थे, मानो वह कोई छोटा सा रहस्यमयी क्षेत्र समेटे हुए हो। हालांकि यह साधारण और अपरिष्कृत था, फिर भी यह काफी उपयोगी था। यह अंगूठी प्रोफाउंड बीस्ट बैग से अलग थी। प्रोफाउंड बीस्ट बैग में केवल स्पिरिट बीस्ट ही रह सकते थे। स्पिरिट बीस्ट में एक ऐसी क्षमता होती थी जिससे वे प्रोफाउंड बीस्ट बैग की सुरक्षा परत को पार करके बाहरी दुनिया से स्पिरिट ची को अवशोषित कर सकते थे। इसी क्षमता के कारण वे अंदर रह पाते थे और यही वजह थी कि चेन जियांग उन्हें पर्याप्त मात्रा में 100 बीस्ट डैन उपलब्ध करा सका। इसलिए अंदर मौजूद स्पिरिट बीस्ट हवा और स्पिरिट ची की कमी से नहीं मरते थे। चेन जियांग ने एक बार लियू मेंगर से पूछा था कि क्या वह इस प्रकार की अंगूठी बना सकती है। उसे उत्तर मिला कि यह बिल्कुल संभव है, बस इसके लिए उसे कुछ विशेष जड़ी बूटियों की आवश्यकता होगी। निर्माण प्रक्रिया के दौरान उसे गहन आध्यात्मिक साधनाओं का प्रयोग करना होगा और कम से कम कुछ दशकों तक इसे परिष्कृत करना होगा, तभी वह सफल हो पाएगी। लियू मेंगर एक महान शोधक थी। प्रोफाउंड बीस्ट बैग मूल रूप से लियू मेंगर द्वारा हुआ शियांग युए को दिया गया था, जिसे बाद में चेन शियांग को सौंप दिया गया। दूसरे शब्दों में, वह प्रोफाउंड बीस्ट बैग को परिष्कृत कर सकती थीं, जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण था कि उन्हें उच्च स्तरीय भंडारण जादुई उपकरणों को परिष्कृत करने का अनुभव था। हीरो माउंटेन कहाँ है? मैंने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? क्या तुम्हें पता है? एक तरफ चेन जियांग खुदाई में व्यस्त था, तो दूसरी तरफ वह पूछ रहा था। मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर मैं अनुमान लगाऊं तो यह चरम मार्शल संप्रदाय के आसपास ही होगा, सु मेयाओ ने कहा। एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के आसपास एक पहाड़ है जो एक विचित्र मृत्यु में आभा से भरा हुआ प्रतीत होता है। हालांकि यह मृत्यु ऊर्जा से भरपूर है, लेकिन इसमें यिन ऊर्जा का अभाव है। ऐसा लगता है कि वह स्थान मृत आत्माओं की शुद्ध और धर्मप्रायण शक्ति से भरा हुआ है, बाई यूयू ने कहा। चेन जियांग एक पल के लिए अवाक रह गया। शायद वह जगह एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के बाहर की कोई निषिद्ध भूमि है, लेकिन सीधे उनके द्वारा नियंत्रित है। शायद वह जगह हीरो माउंटेन है, लॉन्ग जुई ने कहा। शायद 100,000 साल पहले हुए युद्ध में शहीद हुए वीर उसी स्थान पर दफन हैं, लेकिन उनकी आत्माएं अभी भी वहां क्यों भटक रही हैं? क्या वे पुनर्जीवित होना चाहते हैं? 1,00,000 साल पहले के बुजुर्ग पुनर्जीवित होना चाहते हैं। ये कैसे संभव था? लेकिन चेन जियांग को ये बेतुका नहीं लगा। उसे ये बिल्कुल संभव लगा क्योंकि उसने 1,00,000 शैतान पर्वतों में पुनर्जीवित दो मुहे सांप दानव को देखा था। अगर बाई यूयू की बड़ी बहन ने उसे नहीं मारा होता तो गु डोंगचेन और बाकी लोग काफी समय तक उसके साथ उलझे रहते। चेन जियांग ने जड़ी बूटियों के बगीचे की मिट्टी को साल भर ड्रैगन की लार से सींचा था। समय के साथ यह आध्यात्मिक मिट्टी में बदल गई, जो आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के रोपण के लिए बेहद उपयोगी थी। चेन जियांग ने सबसे पहले जड़ी बूटियों को उनकी जड़ समेत खोदना शुरू किया और उन्हें एक एक करके घेरे के अंदर रखा। सारी जड़ी बूटियां खोदने के बाद उसने मिट्टी खोदना शुरू किया। बाकी सारा काम उसने उन दोनों सुंदरियों पर छोड़ दिया। आध्यात्मिक मिट्टी खोदते खोदते रात काफी हो चुकी थी। चेन जियांग छत पर बैठा आसमान में पूर्णिमा को देख रहा था। उसे नहीं पता था कि कल क्या होने वाला है, लेकिन अगर उसके गुरु ने उसे मरने न देने का वादा न किया होता तो वह यहाँ रुकने की हिम्मत न करता। वह बहुत पहले ही भाग चुका होता। अगर वह छिपना भी चाहता तो कोई उसे ढूंढ नहीं सकता था। हुआंग जिनतियन को भी नहीं पता था कि वह शिंटो साधना करता है। नश्वर संसार में शिंटो के बारे में बहुत कम लोगों ने सुना था। उससे जुड़ी आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में तो बात ही छोड़ दीजिए। अभी आसमान में उजाला भी नहीं हुआ था कि गु डोंगचेन चेन जियांग को ढूंढता हुआ आया। वे इतनी जल्दी हीरो पर्वत पर जाने की योजना बना रहे थे। इस समय चरम मार्शल संप्रदाय के कई अनुयायी अपने घर लौट चुके थे। केवल 10वें स्तर के नश्वर मार्शल क्षेत्र और कुछ सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार ही बचे थे। गु डोंगचेन के जाने के बाद चरम मार्शल संप्रदाय के बाकी अनुयायी चरम मार्शल रहस्यमय क्षेत्र के प्रवेश द्वार की रखवाली करेंगे। सु मेयाओ और बाकियों का अंदाजा बिल्कुल सही निकला। हीरो माउंटेन एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के आसपास का एक पहाड़ था जहां प्रवेश वर्जित था। रास्ते में चेन जियांग ने लियू मेंगर को जू शियान और लेंग युलान को एक सफेद जेट उड़ते हुए कमल पर लाते हुए देखा। गु डोंगचेन और बाकी लोग पैदल चल रहे थे। उसने अन्य मुख्य भूमियों और संप्रदायों के अधिष्ठाताओं को भी अपने शिष्यों के साथ पास के उस पहाड़ की ओर उड़ते देखा। उनमें से कुछ के चेहरे वह पहचान पाया। लोट्स आइलैंड के लियान यिंगशियाओ, ट्रू मार्शल सेक्ट के तांग येचाओ, फ्री इमोर्टल सी के शियाओ जिलियांग, प्राउड स्वॉर्ड सेक्ट के यू जियांगलिन। उसे और भी ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि पांचों प्रमुख शैतानी संप्रदायों के सभी प्रमुख भी आ रहे थे। फिर भी हुआ जियान्युए का कोई पता नहीं चला। वह दानशियांग ताओयुआन की सबसे शक्तिशाली थी। चेंगवू मुख्य भूमि और यहाँ तक कि पूर्वी समुद्रों में भी वह प्रसिद्ध थी। बेशक अपनी पहचान उजागर होने के बाद ही वह प्रसिद्ध हुई,
लगता है 5 प्रमुख शैतानी संप्रदायों के लोगों को दानव और शैतानी क्षेत्र पर जरा भी भरोसा नहीं है। मानव जगत पर आक्रमण करने के बाद वे अपने ही रिश्तेदारों को नहीं पहचान पाएंगे। मानव क्षेत्र के लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए। 5 प्रमुख शैतानी संप्रदायों के प्रमुखों को अपने शिष्यों के साथ उड़ते हुए देखकर गु डोंगचेन मन ही मन बुदबुदाया। अफवाह है कि 1 लाख साल पहले की हीरो सभा भी हीरो पर्वत पर ही हुई थी, इसलिए महाविपत्ति में मारे गए सभी लोग यहीं दफन हैं। कौन जाने पिछली महाविपत्ति के लोग अब तक बचे भी होंगे या नहीं। वू कैमिंग भावुक होकर आहें भरने लगा। 1 लाख साल पहले के प्राचीन लोगों ने पूरी नश्वर मार्शल दुनिया की सफलतापूर्वक रक्षा की थी, वरना आज की नश्वर मार्शल दुनिया राक्षसों और शैतानों की दुनिया होती। लॉन्ग जुई और अन्य लोगों के अनुसार 3 लोगों के महायुद्ध के समाप्त होने के बाद वह मार्ग जो किसी दुनिया और दानव एवं शैतानी दुनिया के बीच का संबंध था, उसके अंदर मौजूद दानव और शैतानी क्यूई के आधार पर बंद हो जाता था। अगर दानवों और शैतानों द्वारा आक्रमण की गई किसी दुनिया में दानव या शैतानी क्यूई सघन होती, तो अंततः उसे क्रमशः दानव या शैतानी दुनिया के रूप में वर्गीकृत किया जाता। इसी प्रकार यदि मनुष्य दानव और शैतान लोक पर आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लेते, तो मार्ग बंद होने पर वह मानव लोक में शामिल हो जाता। हालांकि ऐसी स्थिति अत्यंत दुर्लभ होती है। आमतौर पर मानव लोक की ओर से ही उस लोक पर कब्जा किया जाता है। इसीलिए दुनिया के हर शक्तिशाली विशेषज्ञ को दुनिया की रक्षा के लिए एकजुट होना चाहिए। लेकिन अब पवित्र प्रकाश मंदिर पूर्वी समुद्रों को एकजुट करके अधिक संसाधन प्राप्त करना चाहता है और वे इसमें लगभग सफल भी हो चुके हैं। हालांकि चेनवू मुख्य भूमि में संप्रदाय बहुत शक्तिशाली और विशाल हैं। कोई भी पवित्र प्रकाश मंदिर के नियंत्रण में नहीं रहना चाहता। हीरो पर्वत पर पहुंचकर पहाड़ी रास्ते से गुजरते ही आसमान पहले से ही साफ दिखाई दे रहा था। चेन जियांग को उम्मीद नहीं थी कि हीरो पर्वत की चोटी वाकई विशाल ईंटों और पत्थरों से समतल बनाई गई होगी। ऐसा लग रहा था जैसे ये काम कई साल पहले किया गया हो। चौक के आसपास पत्थर से तराशी गई कई कच्ची बेंचें और मेजें भी थीं। हर पत्थर की मेज चौकोर पत्थरों से बनी थी और पत्थर की कुर्सियां भी वैसी ही थीं। जो लोग पहले आ चुके थे वे पहले से ही बैठे हुए थे। हर संप्रदाय की अपनी मेज थी। हालांकि एक बहुत बड़ी मेज थी जिसमें लगभग 40 सीटें थीं। चेन जियांग ने अनुमान लगाया कि यह चरम मार्शल संप्रदाय की मेज थी। निश्चित रूप से गु डोंगचेन चरम मार्शल संप्रदाय के शिष्यों के साथ उस मेज तक चले गए। चेन जियांग के बैठने के बाद उसने जू जियाजियान और बाकियों की तरफ जीभ निकाली। इसे अभिवादन माना जा सकता था। वह जानता था कि कुछ ही पलों में उसे किसी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। हो सके तो उसे अपनी परी जैसी पत्नी के साथ अंतरंग होने का यह मौका जरूर लेना चाहिए। सबके आने के बाद किसी ने कुछ नहीं कहा। माहौल बहुत गंभीर और निराशाजनक था। बोरियत से चेन जियांग ने मेजों की संख्या गिननी शुरू कर दी, जो असल में 400 से ज्यादा थीं। चरम मार्शल संप्रदाय की मेज के अलावा बाकी मेजों पर सिर्फ 5 लोग ही बैठ सकते थे, यानी हीरो असेंबली में हिस्सा लेने वाले कुल लोग 2000 से ज्यादा नहीं थे। अध्याय 0369 एक स्टैंड लेना। अनुवादक ऐश, संपादक आई बैलिस्टिक बनी। हाय दोस्तों, तो ये पिछले सप्ताह का आखिरी अध्याय है। अगला अध्याय आज बाद में कभी भी प्रकाशित होगा। आनंद लीजिए और मेरा पैट्रियन पेज भी जरूर देखें। पिछले सप्ताह का 6/6वां अध्याय। चेन जियांग ने देखा कि कई मेजों पर सिर्फ 2-3 लोग ही बैठे थे। शैतान संप्रदाय के डीन काले वस्त्र पहने हुए थे और अपने सिर हुड से ढके हुए अपनी अपनी अलग मेजों पर बैठे थे। जब सब लोग काफी बोर हो रहे थे, तभी दूर से एक सुनहरी रोशनी चमकी, जो सूरज की रोशनी जैसी थी। फौरन सबने उस तरफ देखा। चेन जियांग बिना देखे ही समझ गया कि ये जरूर पवित्र प्रकाश मंदिर के लोग हैं। मेजों पर बैठे कई लोग अचानक खड़े हो गए। चेनवू मुख्य भूमि के संप्रदायों और कुलों के अलावा बाकी सभी मुख्य भूमियों से आए मेहमान बीच में आ गए, जहां कोई मेज नहीं थी, और चुपचाप खड़े हो गए। गु डोंगचेन ने गुस्से से अपनी मुठियां कस लीं। दूसरे मुख्य भूमि के ये मार्शल कलाकार पवित्र प्रकाश मंदिर के सामने झुक गए थे। यहाँ तक कि निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकार भी पवित्र प्रकाश मंदिर से भयभीत लग रहे थे। ये प्रदर्शन इसलिए किया गया था ताकि चेनवू मुख्य भूमि के मार्शल कलाकार इस तथ्य को देख सकें और इसके साक्षी बन सकें। किन जेजुन सबसे आगे थे और सुनहरे वस्त्र पहने एक विशाल भीड़ एक जबरदस्त दबाव पैदा करते हुए ऊपर से गुजरी। वे पहाड़ की चोटी पर बने चौक पर उतरे और जैसे ही किन जेजुन ने हाथ हिलाया, बीच में सावधान की मुद्रा में खड़े सभी लोग अपनी सीटों पर लौट आए। किन जेजुन के पीछे सुनहरे वस्त्र पहने मार्शल कलाकार भी जल्द ही अपनी जगह पर बैठ गए। वहाँ लगभग 200 मार्शल कलाकार इकट्ठा थे, लेकिन उनमें से लगभग 40 कलाकार अलग अलग पोशाक पहने हुए थे। ये 40 लोग 10 मेजों पर अलग अलग बैठ गए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये 10 टेबल 10 अपेक्षाकृत मजबूत मुख्य भूमियों के लिए हैं। वे उन सुनहरे वस्त्र पहने मार्शल कलाकारों से बहुत अलग हैं और उनकी कुल ताकत भी काफी भयानक है। लॉन्ग जुई ने कहा, पूर्वी समुद्र में कुल 10 शक्तिशाली मुख्य भूमियां थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पवित्र प्रकाश मंदिर ने उन सभी को जीत लिया है। हालांकि ये लोग स्वाभाविक रूप से चरम मार्शल संप्रदाय से निपटने के लिए एकजुट नहीं होंगे। ज्यादा से ज्यादा वे चरम मार्शल संप्रदाय को अलग थलग करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने शीर्ष संप्रदाय को खत्म करने की कोशिश करने की हिम्मत नहीं की, जो शैतान और दानव दुनिया के प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहा था। अन्यथा पश्चिमी समुद्र, उत्तरी समुद्र और दक्षिणी समुद्र, तीनों समुद्री क्षेत्र निश्चित रूप से इसके खिलाफ कुछ न कुछ कहेंगे। लगता है आपके पवित्र प्रकाश मंदिर में कुछ ज्यादा ही लोग आ गए। आपने दूसरों की मेजों पर कब्जा कर लिया।
गु डोंगचेन ने ठंडे स्वर में कहा। पवित्र प्रकाश मंदिर के पोप किन जेजुन के प्रति उनके मन में जरा भी सकारात्मक धारणा नहीं थी। चेन जियांग ने चेनवू मुख्य भूमि कभी नहीं छोड़ी थी, इसलिए उसे बाकी मुख्य भूमियों के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं था। गु डोंगचेन की बातें सुनकर उसे पता चला कि ये मेजें जो अभी अभी भरी थीं, उन्हें नहीं भरना चाहिए था। दूसरे शब्दों में बाकी 400 मुख्य भूमियों के मार्शल कलाकार अभी तक नहीं पहुंचे थे। खैर, एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के डीन पश्चिमी सागर, दक्षिणी सागर, उत्तरी सागर, यहाँ तक कि पूर्वी सागर के मार्शल आर्टिस्ट भी आने को तैयार नहीं हैं। इसलिए मैंने बस कुछ और लोगों को बुलाकर जगह भर दी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किन जेजुन ने चेनवू मुख्य भूमि के अन्य मार्शल आर्टिस्टों पर नजर डालते हुए ठंडी मुस्कान के साथ कहा, हा, यहाँ तक कि आपके चेनवू मुख्य भूमि से आया हुआ शियांग युए भी नहीं आया है। चरम मार्शल संप्रदाय का करिश्मा कमजोर है, किन जेजुन ने उपहास किया। अचानक दूर से एक हल्की सी किल्ली उड़ी। कौन कहता है कि मैं नहीं पहुंचा हूँ? किन जेजुन, तुम अब भी वैसे ही हो, तुम्हें बकवास के अलावा कुछ नहीं आता। हुआ शियांग युए अकेली आई है। वह चेनवू मुख्य भूमि के शिखर पर खड़ी एक शख्सियत थी। यहाँ कोई समस्या नहीं होगी, भले ही उसके साथ कोई न आए। बर्फ जैसी सफेद पोशाक पहनने के बाद इस मोहिनी महिला हुआ शियांग युए में जरा भी चुलबुलापन नहीं था। वह स्वर्ग से उतरी किसी परी से कम नहीं थी। किन जेजुन की तरफ देखे बिना ही वह अपनी मेज पर बैठ गई। हालांकि वहां 1 दर्जन से ज्यादा खूबसूरत डीन और उससे भी ज्यादा खूबसूरत लड़कियां थीं, लेकिन उन सभी की तुलना हुआ शियांग युए से नहीं की जा सकती थी। केवल लियू मेंग ही उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो सकती थी। हालांकि लेंग युलान और जू शियान दोनों ही खूबसूरत थीं, फिर भी उनमें परिपक्व आकर्षण और एक शक्तिशाली विशेषज्ञ जैसा स्वभाव नहीं था। फिर भी उन्होंने कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। हाँ, आइसविंड वैली के डीन भी नहीं आए हैं। आपकी चेनवू मुख्य भूमि अभी तक एकीकृत भी नहीं हुई है, फिर भी आप सभी को यहाँ इकट्ठा करना चाहते हैं। क्यू जेजुन का हुआ शियांग यू ने मजाक उड़ाया था, जिससे वह मन ही मन दुखी हो गया था। लियू मेंग ने तिरस्कार पूर्वक कहा, मैं आइसविंड वैली का डीन हूँ। बोलते समय अचानक उसके स्थान से ठंडी हवा का एक झोंका बाहर की ओर फैल गया। जैसे ही ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर से टकराया, निर्वाण क्षेत्र के कई मार्शल कलाकारों के चेहरे का रंग बदल गया। इस बीच शिष्यों को कोई बड़ी समस्या नहीं हुई, बस उन्हें बेहद ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अचानक ऐसा लगा जैसे पूरा चौक दबाव में आ गया हो, जिससे उनकी सांसें थम सी गईं। कुछ ही पल बाद निर्वाण क्षेत्र के सभी मार्शल कलाकारों ने हल्की सांस छोड़ी और अप्रत्याशित रूप से उन सभी ने ठंडी हवा छोड़ी। ली मेंगर ने आइसविंड वैली की डीन होने की अपनी पहचान साबित करने के लिए सबसे कारगर और सीधा तरीका अपनाया था। चेन जियांग को ये बात पहले से ही पता थी और उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। हालांकि इतनी जल्दी उसकी पहचान उजागर होने से वह हैरान रह गया। ऐसा लगता है कि देवशस्त्र संप्रदाय का डीन पद सबसे बोझिल है, उन्हें हमेशा 2 पहचानों का प्रबंधन करना पड़ता है। गु डोंगचेन मुस्कुराया और बोला। उसने चेन जियांग की तरफ देखा। चेन जियांग के मूड से गु डोंगचेन को एहसास हुआ कि चेन जियांग को लियू मेंगर की पहचान पहले से ही पता थी। चेन जियांग और लियू मेंगर के रिश्ते ने उसे थोड़ी ईर्ष्या भी दी थी। इतनी खूबसूरत लड़की एक छोटे से बदमाश के हाथों में पड़ गई थी। उसे लगा कि यह ईश्वर के वरदान की बेतहाशा बर्बादी है। लेंग युलान और जू जियांगसियन भी लियू मेंगर की पहचान से हैरान थे। अब उन्हें समझ आया कि लियू मेंगर अक्सर आइसविंड वैली क्यों आते थे। शिक्षक, लेंग युलान ने धीमी आवाज में चिल्लाया। लियू मेंगर मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया। लेंग युलान को कभी पता ही नहीं चला कि आइसविंड वैली की डीन लियू मेंगर थीं। हालांकि वह हैरान थीं, लेकिन बहुत उत्साहित भी थीं। लियू मेंगर के बारे में उनकी अच्छी राय थी और अब जू जियांजियान उनकी बड़ी बहन बन गई थीं। जू शियान के मन में भी यही भावना थी। हालांकि उन दोनों को यह नहीं पता था कि उनके गुरु का दिल पहले ही चेन शियांग ने चुरा लिया था। अगर यह बात किसी भी तरह लीक हो जाती तो पूरे पूर्वी सागर में हलचल मच जाती। आइसविंड वैली का आइसविंड दिव्य व्यायाम अपने नाम के अनुरूप है। ये दिव्य व्यायाम कहलाने का हकदार है। पवित्र प्रकाश मंदिर के पोप किन जेजुन ने बर्फ के कुछ टुकड़े थूके और फिर एक मेज की ओर चल पड़े। दिव्य व्यायाम, ये 2 शब्द सुनकर चौक में मौजूद हर कोई लियू मेंगर को देखे बिना नहीं रह सका। केवल चेन जियांग, जिसके पास इतने सारे दिव्य व्यायाम थे, इस पर ज्यादा हैरान नहीं हुआ। लेकिन दूसरे मार्शल कलाकार अलग थे। दिव्य व्यायाम ही सर्वोच्च मार्शल व्यायाम थे। दिव्य व्यायाम की साधना के बाद साधक के लिए नश्वरता को पार करना संभव होगा। नश्वर संसार में दिव्य व्यायाम करने वाले लोग अत्यंत दुर्लभ थे। दिव्य व्यायाम की तो बात ही छोड़िए, पवित्र और अमर स्तर के व्यायाम भी दुर्लभ थे। 10 प्राचीन विचित्र व्यायामों में से एक बर्फ की हवा का दिव्य व्यायाम। इस दिव्य व्यायाम की बारीकियां तो मुझे भी नहीं पता, सु मेयाओ ने आश्चर्य से कहा। मैं हमेशा से इस दिव्य अभ्यास को सीखना चाहती थी। मैंने कई सालों तक इसकी तलाश भी की, लेकिन अफसोस मुझे ये कभी नहीं मिला। किसने सोचा होगा कि ये दिव्य अभ्यास वास्तव में नश्वर संसार में प्रकट होगा। बाई यूयू थोड़ी उत्साहित थी। वह भी शीत क्यू की साधना करती थी। इस प्रकार का युद्ध अभ्यास उसके लिए सबसे उपयुक्त था। बहन यूयो, अगर मौका आया तो मैं उससे पूछूंगा। चेन जियांग हंसा और बोला। बाई यूयो ने उसे कई शैतानी तकनीकें सिखाई थीं। ये शैतानी तकनीकें दिव्य क्रियाओं जितनी ही भयानक थीं। उसे निश्चित रूप से उसका बदला चुकाने का कोई रास्ता ढूंढना था। कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी अगर कोई दिव्य अभ्यास को आगे बढ़ाना भी चाहे तो यह संभव नहीं होता, खासकर इस तरह के विचित्र अभ्यासों में। बाई यूयू ने अपना सिर हिलाया। उसने बहुत देर तक उसे ढूंढा था।
हालांकि उसे वह मिल गया था, लेकिन दूसरा व्यक्ति शायद उसे वह नहीं दे सकता था। वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि यह बहुत मुश्किल था। चेन जियांग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी कोशिश करने का इरादा किया। पूर्वी समुद्र मुख्य भूमि के मित्रों, मुझे लगता है कि सभी लोग पहले से ही अच्छी तरह जानते हैं कि हम आज यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं। मैं भी ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि सब कहाँ खड़े हैं। दानव और शैतानी दुनिया का प्रवेश द्वार खुलने के बाद मैं जानना चाहता हूँ कि आप मदद के लिए आएंगे या नहीं। गु डोंगचेन ने सीधे मुद्दे पर आते हुए चौक में मौजूद सभी लोगों से ऊंची आवाज में पूछा। पूरा चौक शांत था। चेनवू मुख्य भूमि के सभी लोगों ने पहले ही उत्तर का अनुमान लगा लिया था। आखिरकार चेनवू मुख्य भूमि के अलावा पूर्वी समुद्र में स्थित हर मुख्य भूमि पर पवित्र प्रकाश मंदिर ने लगाम लगा रखी थी। अध्याय 0370 महत्वाकांक्षा। अनुवादक ऐश, संपादक बीन स्प्राउट। हाय दोस्तों, इतनी देरी के लिए माफ करना। जब मैंने कहा था कि अगला अध्याय आएगा तो मैं अनुवाद करने को तैयार था, लेकिन बिजली ने कुछ और ही चाहा। मुझे पूरा दिन बिजली कटौती का सामना करना पड़ा। परसों की बात है, और कल की बात करें तो मैं बस सोना चाहता था। मैंने बस सोता ही रहा। इसके लिए माफ करना। खैर, मैं अभी अगले अध्याय पर काम कर रहा हूँ। देखते हैं आज इसे रिलीज कर पाता हूँ या नहीं। आनंद लीजिए और कृपया मेरे पैट्रियन पेज पर जरूर जाएं। एक और बात, आप चाहे जितना भी योगदान दें, 5 अतिरिक्त अध्याय जरूर होंगे जिन्हें आप रिलीज हुए अध्यायों के बाद पढ़ सकते हैं। अगले महीने, इस महीने नहीं, इस सप्ताह का 1/6वां अध्याय। अगर गु डोंगचेन ने कहा था कि आज कुछ होने वाला है, तो यह आसान नहीं होगा। अगर पवित्र प्रकाश मंदिर मदद करने को तैयार नहीं होता, तो क्या वे चले जाते? और क्या गु डोंगचेन भी कुछ नहीं करेगा? चेन जियांग की राय में पवित्र प्रकाश मंदिर आज की वीर सभा में निश्चित रूप से चेनवू मुख्य भूमि को उनके सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर देगा। वे महान उद्देश्य के बहाने पूरे पूर्वी सागर पर पूरी तरह से अपना आधिपत्य जमा लेंगे। लेकिन जाहिर है, वह अभी भी यह तय नहीं कर पा रहा था कि उसके सिर पर क्या विपत्ति आने वाली है। हालांकि वह चेनवू मुख्य भूमि में प्रसिद्ध था, लेकिन निर्वाण क्षेत्र के इन मार्शल कलाकारों के बीच वह एक मामूली व्यक्ति था। अगर ऐसा हुआ तो उस दिन चेनवू मुख्य भूमि सामूहिक रूप से दानव और शैतान दुनिया को पीछे हटा देगी। मुझे बस उम्मीद है कि हर कोई हमारी मदद कर सकता है। गु डोंगचेन के पास धैर्य नहीं बचा था। उसने बहुत पहले ही परिणाम का अनुमान लगा लिया था, लेकिन उसे अभी भी अपनी योजना के अनुसार चलना था। एक पल बाद सब लोग झिझकते हुए एक दूसरे को घूर रहे थे। दूसरे मुख्य भूमि के मार्शल कलाकार मदद करने को तैयार नहीं थे, फिर भी गु डोंगचेन शांत रहा। चेनवू मुख्य भूमि के दूसरे संप्रदायों के डीन भी शांत थे। उन्होंने पहले ही इस दृश्य की कल्पना कर ली थी। गु डोंगचेन की बातें उन्हें महत्वहीन लगीं, मानो उन्हें उन पर ध्यान देने की जरूरत ही न हो। अचानक वहां के सन्नाटे को एक उपहास भरी हंसी ने तोड़ दिया। ये हंसी बहुत ही घिनौनी थी, चाहे वह दोस्त हो या दुश्मन। उसे सुनकर वे भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सके। जब सभी ने हंसी का स्रोत खोजने के लिए अपना सिर घुमाया, तो सुनहरे वस्त्र पहने एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति खड़ा हुआ और अपनी सीट से बाहर चला गया। एक तरफ वह हंस रहा था, जबकि दूसरी तरफ केंद्र में खुली जगह पर चला गया। ये पवित्र प्रकाश मंदिर के पोप किन जेजुन थे। गु डोंगचेन का सामना करते हुए उसने अचानक हंसना बंद कर दिया और गु डोंगचेन की ओर इशारा करते हुए व्यंग्य किया, गु डोंगचेन, कोई भी तुम्हारा समर्थन नहीं करेगा। यदि यह केवल तुम्हारे चेनवू मुख्य भूमि के मार्शल कलाकार हैं, तो वे उन आक्रमणकारी राक्षसों और शैतानों का विरोध करने में असमर्थ होंगे, जैसे कि उफनती लहरें। गु डोंगचेन ने किन जेजुन को भावशून्य दृष्टि से देखा। मुझे पहले से ही पता है, गु डोंगचेन ने शांत भाव से कहा। ऐसी विकट परिस्थिति में भी उनकी शांति ने विदेशों के सभी विशेषज्ञों का दिल जीत लिया। चेनवू मुख्य भूमि के लिए तुम्हारे पास केवल 3 रास्ते हैं। पहला, पवित्र प्रकाश मंदिर में आत्मसमर्पण करो। दूसरा, तुम अकेले ही राक्षसों और शैतानों का विरोध कर सकते हो। तीसरा, चेनवू मुख्य भूमि से भाग जाओ। किन जेजुन ने चेनवू मुख्य भूमि के डीन पर ठंडी नजर डाली। अगर वे सभी निर्णय ले चुके थे और केवल गु डोंगचेन तैयार नहीं था, तो उन्हें अगला कदम उठाना होगा। किन जेजुन ने लंबे समय से योजना बनाई थी। अब वह पूर्वी समुद्रों को महान उद्देश्य के लिए पूरी तरह से एकजुट करने से बस एक कदम दूर था। इसके अलावा वह एक किंवदंती भी बन जाएगा जिसका उल्लेख इतिहास के पन्नों में होगा, क्योंकि वह इतिहास का पहला व्यक्ति होगा जो किसी समुद्री क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित करेगा। उसकी महान महत्वाकांक्षा थी कि पूर्वी समुद्रों के बाद वह संपूर्ण नश्वर मार्शल वर्ल्ड होगा। मैं वादा करता हूँ, जब तक आप पवित्र प्रकाश मंदिर का ध्वज फहराने के लिए तैयार हैं, आपकी मुख्य भूमि पवित्र प्रकाश मंदिर के नियमों के अनुसार शासित होगी। आप अपनी मुख्य भूमि के शासक बने रहेंगे, आप उच्च और प्रतिष्ठित डीन बने रहेंगे, और आपको पूरे पूर्वी समुद्रों में उचित हिस्सा भी मिलेगा। किन जेजुन की आवाज जोशीली और उत्साहित थी। उनके शब्दों ने कई लोगों के दिलों की धड़कनें तेज कर दी, क्योंकि जब तक ये निर्वाण क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट एक साथ मिलकर काम करते रहेंगे, तब तक वे पूरे पूर्वी समुद्र के संसाधनों का दोहन कर सकते हैं, और अगर कोई उनका विरोध करने की कोशिश करेगा तो वे उसे गला घोंटकर मार डालेंगे। यदि आप सहमत हैं तो आप मेरे पास आ सकते हैं, पवित्र प्रकाश मंदिर के वस्त्र पहन सकते हैं और मंदिर के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ ले सकते हैं। फिर आप, मेरे मित्र, पवित्र प्रकाश मंदिर के सदस्य बन जाएंगे। किन जेजुन ने कई सुनहरे वस्त्र निकाले और उन्हें हवा में ऊंचा उठाया, चेनवू मुख्य भूमि के डीन के आने और उन्हें ग्रहण करने की प्रतीक्षा करते हुए। इस पर हुआ शियान्युए खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, किन जेजुन, ये ड्रेस बहुत ही भद्दी है, मैं इसे पहनना नहीं चाहती।
इस भद्दी ड्रेस को रोज पहनने के बारे में सोचकर ही उल्टी आने लगती है। मुझे सच में नहीं पता कि इसे पहनने के लिए कोई बाहर भी आएगा या नहीं। लियू मैंगर ने हंसते हुए कहा, मैं भी यह चोगा नहीं पहनना चाहता, ये वास्तव में बदसूरत है, बकवास की तरह। लेन युलान ने ठहाका लगाया जिससे सब जोर से हंस पड़े। बेशक ये एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के शिष्य थे। किन जेजुन थोड़ा कांप उठा और उसने लेन युलान को घूरा। तभी ठंडी हवा के झोंके से लियू मैंगर का चेहरा गंभीर होता दिखा। किन जेजुन ने अपनी आंखों से जानलेवा नजर हटा ली। क्यों? क्या तुम्हारा चेनवू मुख्य भूमि अन्य दो रास्ते चुनना पसंद करता है? क्या तुम अपने मुख्य भूमि के नागरिकों को त्यागना चाहते हो या उनके साथ मरना चाहते हो? किन जेजुन एक बार फिर ऊंची आवाज में चिल्लाया। ये स्थिति ची जेजुन की अपेक्षा से परे थी। उसने शैतान संप्रदाय के डीनों पर एक नजर डाली। वह जानता था कि शैतान संप्रदाय और धर्मी संप्रदायों के डीन हमेशा से ही एक दूसरे के विरोधी रहे हैं, और तो और वे नागरिकों की सुरक्षा की बजाय संसाधनों को प्राथमिकता देते हैं। उन्हें पवित्र प्रकाश मंदिर के समक्ष आत्मसमर्पण कर देना चाहिए था, लेकिन उसे उनसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। विदेशों से आए दूसरे विशेषज्ञों को भी इसे समझने में मुश्किल हो रही थी। शुरू से ही उन्हें कमोबेश दबा दिया गया था। बेशक ज्यादातर मार्शल आर्टिस्टों को किन जेजुन के प्रलोभन का विरोध करना मुश्किल लगता होगा। आखिरकार हर विशेषज्ञ निर्वाण क्षेत्र पार करके अंततः स्वर्गीय क्षेत्र में पहुंचने की लालसा रखता था, और जहां तक नैतिकता और न्याय जैसी चीजों की बात है तो उन्हें इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। किन जेजुन ने एक बार फिर जोर देकर कहा, क्या हर कोई अपने अगले क्लेश को सुरक्षित रूप से पार नहीं करना चाहता? क्या आप निर्वाण क्षेत्र को पार करके स्वर्गीय क्षेत्र में आरोहण नहीं करना चाहते? जब तक आप आरोहण कर सकते हैं, भविष्य में आपको उस लानत निर्वाण क्लेश के तहत मरने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। या आप धुएं के गुबार में गायब हो जाना चाहते हैं? जब तक हम साथ हैं, हमें फिर से निर्वाण क्लेश से डरने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति जितना ज्यादा धनवान होता है, उसे मृत्यु का उतना ही अधिक भय होता है। यही बात सबसे शक्तिशाली मार्शल कलाकारों पर भी लागू होती है। स्वाभाविक रूप से हमेशा एक अपवाद होता है। कुछ मार्शल कलाकार जिन्होंने जीवन और मृत्यु को अच्छी तरह समझ लिया है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा नहीं हैं, लेकिन कम भी नहीं हैं। ऐसे लोग मार्शल आर्ट के मार्ग की इच्छा का उल्लंघन नहीं करते। अचानक शैतान संप्रदाय के दो प्रमुख उठ खड़े हुए। हालांकि गु डोंगचेन को देखते ही वे तुरंत वापस बैठ गए। इससे किन जेजुन बेहद नाराज हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि गु डोंगचेन में इतनी प्रतिरोधक क्षमता कैसे है। हालांकि उनकी ताकत लगभग उतनी ही थी, लेकिन वह किन जेजुन पवित्र प्रकाश मंदिर के पोप थे, जो 10 सबसे शक्तिशाली मुख्य भूमियों के 10 निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को एक साथ लाने में सक्षम थे। गु डोंगचेन उनसे कहीं ज्यादा खतरनाक थे। गु डोंगचेन केवल चरम मार्शल संप्रदाय का डीन था, लेकिन किन जेजुन की तुलना में वह महत्वहीन प्रतीत होता था। किन जेजुन, तुम बड़े अधीर हो। मुझे तो हंसी इस बात पर आती है कि अभी तक दानवों और शैतानों ने हमला भी नहीं किया है, लेकिन हमारे बीच ही आपस में लड़ाई शुरू हो गई है। और इससे भी मजेदार बात यह है कि कुछ मूर्ख भी तुम्हारा साथ देने को तैयार हैं। लियान यिंगजियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, जिससे निर्वाण क्षेत्र के कई मार्शल आर्टिस्ट अचानक क्रोधित हो गए। उपनाम लियान, तो आपकी थोड़ी सी समझ के अनुसार ये बेवकूफ कौन है? एक लंबी दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ और लिन यिंगजियाओ को घूरते हुए कठोर स्वर में बोला, ये तो वो लोग हैं जो उस घटिया पोशाक को पहनने को तैयार हैं। क्या मैं सही समझ पाया हूँ? लियान यिंगशाओ ने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए कहा। ऐसा करते हुए वह निस्संदेह पवित्र प्रकाश मंदिर के उन निर्वाण स्तर के मार्शल आर्टिस्टों को फटकार रहा था, जिससे वे एक एक करके खड़े हो गए और लियान यिंगशाओ को गुस्से से घूरने लगे। चेन जियांग मन ही मन लोट्स आइलैंड के डीन की प्रशंसा करता था। उनका रूप रंग सौम्य और सभ्य लगता था, जबकि उनकी जुबान कुछ और ही कहती थी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ? तुम ये कमीनी औरतें, क्या तुम्हें मार्शल आर्ट के नियम नहीं पता? क्या तुम मार्शल आर्ट के मूल उद्देश्य को भूल गई हो? यह मत सोचो कि तुम दुनिया के सभी संसाधनों को नियंत्रित कर सकती हो, इसलिए तुम निर्वाण की अग्नि परीक्षा से बच जाओगी। ऐसा सोचना भी मत। जो भी मार्शल आर्टिस्ट इसके विरुद्ध जाता है, वह जितना शक्तिशाली होता है, निर्वाण की अग्नि परीक्षा उतनी ही बेरहमी से उस पर आती है। तुम जैसे लोगों को अंततः निर्वाण की अग्नि परीक्षा में मरना ही होगा। लियान यिंगशाओ ने ताना मारा।